हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया, जानदार, शानदार होंगे मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एसएससी 24/7 पाठशाला में। इस पाठशाला में पढ़ रहे थे मेरे प्यारे बच्चों हम करंट अफेयर्स यानी कि अपनी पोस्टमार्टम वाली सीरीज़। इस पोस्टमार्टम वाली सीरीज़ में हम मई से लेकर अगस्त तक के जितने भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं उन सभी को सेक्शन वाइज हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को यहाँ पर पढ़ रहे थे। ठीक है, आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया बढ़िया टॉपिक से आपके करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस के हैं, जैसे कि नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स, इवेंट्स, रिपोर्ट्स, रैंकिंग्स, इंडेक्स, गवर्नमेंट स्कीम्स और इनिशिएटिव, साइंटिफिक रिसर्च, डिफेंस एंड मिलिट्री एक्सरसाइजेस, इन सभी सेक्शंस में से हम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से बिल्कुल टॉप नॉच क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो कि बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं। अगर आपसे कभी भी मई से लेकर अगस्त तक में इन सेक्शन से कोई भी क्वेश्चन आ जाता है किसी भी एग्जाम में, ठीक है, चाहे आप 2026 का एग्जाम दे रहे हो, तो ध्यान रखना पिछले साल की करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर 2025 के मई से लेकर अगस्त तक का कोई भी क्वेश्चन यहाँ से टकराता है तो डेफिनेटली यहाँ पर टकराएगा। ठीक है, कोई भी एग्जाम देने जाओ, अगर करंट अफेयर्स में से क्वेश्चन आया तो यहाँ देखने को जरूर मिलेगा, ये गारंटेड है। यहाँ पर हम आप लोगों के लिए आज के सेशन में 100 बहुत ही बढ़िया तरीके के एकदम टॉप नॉच एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस लेकर आए हैं। ठीक है, ये जो एमसीक्यूज है बेटा, इनका बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, साथ ही साथ इनमें वन लाइनर्स हमने ऐड किया है और इनका स्टैटिक पोर्शन जो है वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हमें करने हैं बेटा अपने 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस, और हो सकता है इसको हम 2 पार्ट में करें। ठीक है, ताकि आप लोग बोर ना हो जाएं। ठीक है, तो बिना समय गवाए चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज का अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। व्हाट इज इंडियाज रैंकिंग इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत की रैंकिंग जो है बेटा प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, आप लोग इसे बहुत ही अच्छे से कर सकते हो, जो भी सबसे लास्ट दिख रहा है वही लगा दो। तो यहाँ पे 151 जो है 151 वो लास्ट दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इंडिया का जो प्रेस है बेटा, इसको एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आप कि ये टॉप 100 में भी आपको कभी देखने को मिलेगा। ठीक है, एटलीस्ट 50-60 साल तो डेफिनेटली नहीं मिलने वाला। चलो इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल डिस्कस करते हैं। ये इंडेक्स रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स आरएसएफ द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, इंडिया को इस इंडेक्स में 151 रैंक प्राप्त हुई है। साल 2024 में इंडिया की रैंक क्या थी बेटा? 159th। ठीक है, नॉर्वे लगातार 8वीं बार इस इंडेक्स में पहले स्थान पर रहा है। एरिट्रिया को सबसे अंतिम रैंक मिली है, यानी कि 180वीं रैंक मिली है। ठीक है, टॉप 5 कंट्रीज की बात करें जो कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में शामिल है, तो पहले रैंक पे है हमारा नॉर्वे। ठीक है, दूसरे रैंक पे है एस्टोनिया, तीसरे पे है नीदरलैंड्स, चौथे पे है स्वीडन और पांचवे पे है फिनलैंड। ठीक है, अपने पड़ोसी देशों की बात करें, ठीक है, भारत के पड़ोसी देश, तो अपना छोटा भाई है 158 रैंक पे। ठीक है, नेपाल है हमारा 90 पे, म्यांमार है 169 पे, बांग्लादेश है 149 रैंक पे, श्रीलंका है बेटा 139 रैंक पे। क्लियर है? देखो, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में बात करें तो ये जो इंडेक्स है हर साल रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स आरएसएफ द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, इसमें दुनिया के 180 देशों को प्रेस फ्रीडम इंडिकेटर्स के आधार पर रैंक किया जाता है। ठीक है, इसको लॉन्च किया गया था 2002 में। ठीक है, आरएसएफ क्या है बेटा? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। देखो, इसका हेडक्वार्टर्स जो है वो है पेरिस, फ्रांस में, और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसको स्टैब्लिश किया गया था 1985 में। ठीक है, चलो दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं हम अपने। अकॉर्डिंग टू द 2025 ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बाय यूएनडीपी, व्हाट इज इंडियाज पोजीशन ऑन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एचडीआई? यूएनडीपी की 2025 ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एचडीआई पर भारत की क्या रैंक है? तो भारत की रैंक है यहाँ पर बेटा 130। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि यूएनडीपी, ठीक है, इसने 2025 ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी कर दी है बेटा। इस रिपोर्ट का शीर्षक यानी कि थीम क्या है? अ मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ एआई। ठीक है, ये इसका थीम है, इसको थोड़ा सा यहाँ पर इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना और अपने नोट्स में नोट डाउन कर लेना। बाकी ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में जाओ। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाओ, यहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा बढ़िया सा। ठीक है, यहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, इसे सब्सक्राइब करो। ठीक है, इसे ज्वाइन कर लो इस चैनल को, और यहाँ पर आपको जितने भी हम यहाँ पर क्लासेस ले रहे हैं, ठीक है, उन सभी का पीडीएफ जो है यहाँ पर अवेलेबल मिलेगा। ठीक है, पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, यहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है और पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर लेनी है। ठीक है, चलो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो इस रिपोर्ट के बारे में हम बात कर रहे थे। इस रिपोर्ट जो 2023 डाटा पर आधारित है, इसके अनुसार इंडिया को ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 130 रैंक प्राप्त हुई है। ठीक है, साल 2022 में इंडिया की जो रैंक थी वो थी 133, यानी कि इस बार थोड़ा सा सुधार देखने को मिला है।
ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में बात करें तो एसडीआई किसी देश के विकास को 3 प्रमुख आयामों यानी कि डायमेंशंस के आधार पर मापता है। एक तो होता है हेल्थ, दूसरा एजुकेशन, तीसरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। देखो, हेल्थ में देखा जाता है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है वहाँ के लोगों की, ठीक है, वहाँ का एजुकेशन लेवल क्या है, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी कि पर कैपिटा इनकम क्या है, ठीक है। तो ये 3 आयाम होते हैं, 3 डायमेंशंस होते हैं जिसके हिसाब से एसडीआई किसी भी देश के विकास को मापता है, ठीक है। की फैक्ट्स अबाउट एसडीआई, एसडीआई के बारे में देखो यहाँ पे कुछ डिटेल्स हैं कि ये पहली बार कब पब्लिश किया गया था बेटा, 1990 में, ठीक है। और पब्लिश किसके द्वारा किया गया था, यूएनडीपी के द्वारा यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। ये इंडेक्स हर साल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के माध्यम से जारी किया जाता है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं बेटा। एज पर सिप्रीज ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2024 रिपोर्ट, व्हाट इज इंडियाज ग्लोबल रैंक इन मिलिट्री स्पेंडिंग। सिप्री की ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2024 रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग में भारत की क्या रैंक है। तो भारत की जो रैंक है बेटा वो है 5th, ठीक है। भारत की जो रैंक है बेटा वो है 5th, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे हम प्यार से कहते हैं सिप्री, इसने ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2024 जारी कर दी है, ठीक है। इस रिपोर्ट के अनुसार इंडिया साल 2024 में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा मिलिट्री स्पेंडर बन चुका है। साल 2023 में इंडिया इस सूची में चौथी पोजीशन पर था। 2024 में इंडिया का डिफेंस स्पेंडिंग जो था बेटा वो था 86.1 बिलियन डॉलर्स, ठीक है, जो पिछले साल की तुलना में 1.6% के इंक्रीज को दर्शाता है। इंडिया का रक्षा बजट पाकिस्तान के मुकाबले लगभग 9 गुना ज़्यादा है, ठीक है। इसके बावजूद ये बदतमीज लोग यहाँ आके बताओ बम फोड़ देते हैं लाल किला पे, ठीक है। पाकिस्तान के बारे में बात करें तो यहाँ पे इसका जो बजट है वो है 10.2 बिलियन डॉलर, ठीक है। ग्लोबल रैंक की बात करें तो इसकी 30th रैंक पे आता है ये। टॉप 5 मिलिट्री स्पेंडर्स इन 2024, जो हमारे टॉप 5 कंट्रीज हैं, ठीक है, टॉप 5 मिलिट्रीज हैं स्पेंडर, जो मिलिट्री स्पेंडर्स हैं उनके बारे में बात करें तो पहले रैंक पे है हमारा यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, कुल 916 बिलियन डॉलर्स, ठीक है, जो कि इंक्रीमेंट के साथ है, 2.3% का यहाँ पर इंक्रीमेंट है इसमें, ठीक है। चाइना की बात करें तो ये आता है दूसरे रैंक पे कुल 314 बिलियन डॉलर्स के साथ, जिसमें 7.0 इंक्रीज हुआ है, ठीक है, 7.0% इंक्रीज हुआ है। रशिया की बात करें तो 149 बिलियन डॉलर्स, जिसमें 38% का इंक्रीज है। जर्मनी की बात करें तो 88.5 बिलियन डॉलर्स, ठीक है, जिसमें 28% का इंक्रीज है। और इंडिया की बात करें तो 86.1 बिलियन डॉलर्स, जिसमें 1.6% का इंक्रीमेंट है, ठीक है। सिप्री के बारे में बात करें बेटा तो ये एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है जो डिफेंस आर्म्स ट्रेड और ग्लोबल मिलिट्री ट्रेंड्स को एनालाइज करता है, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी बेटा 1966 में और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है, स्टॉकहोम स्वीडन में, ठीक है। ये संस्था जो है 1988 से हर साल ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर शीर्षक से रिपोर्ट जारी करती है, ठीक है, पब्लिश करती है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं बेटा। अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025, व्हाट इज इंडियाज ग्लोबल रैंकिंग इन न्यू विंड एनर्जी कैपेसिटी एडिशंस। ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025 के अनुसार नई विंड एनर्जी कैपेसिटी एडिशन में भारत की ग्लोबल रैंक क्या है। तो भारत की जो रैंक है बेटा वो है 4th, ठीक है। ऑप्शन सी जो है वो होगा हमारा करेक्ट आंसर। ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल GWEC ने ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025 जारी की है, ठीक है। इस रिपोर्ट के अनुसार साल 2025 में वैश्विक स्तर पर 117 गीगावाट नई विंड कैपेसिटी जोड़ी गई है। इसके साथ ही दुनिया की कुल इंस्टॉल्ड विंड कैपेसिटी की बात करें तो ये बढ़कर 1136 गीगावाट हो चुकी है, ठीक है। इंडिया का जो स्टेटस है विंड एनर्जी 2025 के अकॉर्डिंग वो क्या है बेटा, इंस्टॉल्ड विंड कैपेसिटी हो चुकी है हमारी 50.04 गीगावाट, ठीक है, जो कि मार्च 2025 तक था। भारत के अगर कुछ प्रमुख राज्यों के बारे में बात करें जो कि विंड एनर्जी से रिलेटेड है तो पहले रैंक पर आता है गुजरात, दूसरे पे है कर्नाटका, तीसरे पे है तमिलनाडु, ठीक है। और अगर कंट्रीज की बात करें तो टॉप कंट्रीज कौन है जो एडेड विंड कैपेसिटी में शामिल है। तो पहले पे है चाइना, ठीक है, इसकी कुल एडेड विंड कैपेसिटी कितनी है 79.37 गीगावाट, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स जिसकी कैपेसिटी है 4.0 गीगावाट, जर्मनी 4.0 गीगावाट, इंडिया 3.4 गीगावाट और ब्राजील 3.2 गीगावाट। क्लियर है। GWEC के बारे में बात करें बेटा, ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के बारे में, तो इसकी स्थापना हुई थी 2005 में, ठीक है। कब स्टैब्लिश हुआ था, 2005 में। हेडक्वार्टर है इसका बेटा लिस्बन पुर्तगाल में, ठीक है। और इसकी जो पहली रिपोर्ट पब्लिश की गई थी वो की गई थी सन 2006 में। क्लियर है।
चलो क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। व्हाट इज इंडियाज रैंकिंग इन द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में भारत की क्या रैंक है? तो भारत की रैंक जो है बेटा वो है ऑप्शन बी यानी कि 131। ठीक है, 131। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF ने ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 जारी की है। इस रिपोर्ट में देशों की रैंकिंग 4 प्रमुख फैक्टर्स के आधार पर की जाती है। वो 4 फैक्टर्स कौन कौन से हैं? इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, दूसरा फैक्टर है एजुकेशनल अटेनमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल, और चौथा है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। क्लियर है? इस इंडेक्स में इंडिया को 148 देशों में 131वीं रैंक मिली है। ठीक है, इंडिया का स्कोर जो है वो है 0.644 यानी कि 64.1%। ठीक है, साल 2024 में इंडिया की रैंक जो थी वो थी 129th। ठीक है, 129वीं रैंक थी, यानी कि इस बार 2 स्थान की गिरावट दर्ज की गई है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के बारे में बात करें तो इसको इशू किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि WEF द्वारा। ठीक है, इसका उद्देश्य है किसी देश में जेंडर इक्वालिटी को मापना। ठीक है, ये पहली बार रिलीज हुआ था बेटा सन 2006 में। देशों को इसमें 0 से 1 के स्केल पर स्कोर दिया जाता है। ठीक है, इंडिया का जो स्कोर था वो था 0.644 और आइसलैंड का जो स्कोर है बेटा वो है 0.926। ठीक है, यहाँ पर टॉप 3 कंट्रीज की बात करें तो पहले रैंक पे है आइसलैंड, दूसरे पे है फिनलैंड और तीसरे पे है नॉर्वे। ठीक है, और लास्ट रैंक की बात करें तो छोटा भाई 146वें रैंक पर है। ठीक है, रैंक्स ऑफ इंडियाज नेबरिंग कंट्रीज। ठीक है, अपने पड़ोसी देशों की बात करें तो बांग्लादेश है 24वें रैंक पे, नेपाल है 125 पे, चाइना है 103 पे, भूटान है 119वीं रैंक पे, श्रीलंका 130वीं रैंक पे। ठीक है, और मालदीव्स है हमारा 138वीं रैंक पे। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में बात करें बेटा तो ये एक इंटरनेशनल एनजीओ है। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1971 में और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है बेटा? कोलोनी स्विट्जरलैंड में। ठीक है, ये जो डिटेल्स हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं बेटा ये आप लोगों को कहीं पे अच्छे से अपने नोट्स में नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं फटाफट। व्हाट इज इंडियाज पोजीशन इन द ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025? ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत की क्या रैंकिंग है? तो भारत की जो रैंकिंग है बेटा वो है ऑप्शन ए यानी कि 115। ठीक है, ऑप्शन ए 115। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP ने ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 जारी किया है। ठीक है, इस इंडेक्स में दुनिया के 163 देशों को शामिल किया गया है। इंडिया को इसमें 115 रैंक प्राप्त हुई है। वर्ष 2024 में इंडिया की रैंक कितनी थी? 116, यानी कि इस बार एक स्थान का सुधार हुआ है। आइसलैंड को रैंक 1 मिला है। ठीक है, जबकि रशिया सबसे नीचे रैंक 163 पर रहा है। आइसलैंड वर्ष 2008 से लगातार दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश बना हुआ है। ठीक है, ग्लोबल पीस इंडेक्स के बारे में बात करें बेटा तो ये इंडेक्स हर साल जारी किया जाता है। ठीक है, ये देशों और विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में पीस लेवल को मापता है। इसको इशू करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस यानी कि IEP। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया बेस्ड एक एनजीओ है। ठीक है, इसने पहली बार ये रिपोर्ट जब जारी की थी तो वो जारी की थी सन 2007 में। ठीक है, टॉप रैंक्ड कंट्रीज की बात करें ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में। ठीक है, तो पहले रैंक पे है हमारा आइसलैंड, दूसरे पे है आयरलैंड और तीसरे पे है न्यूजीलैंड। ठीक है, रैंक्स ऑफ इंडियाज नेबरिंग कंट्री, अपने पड़ोसी देशों की बात करें तो भूटान है यहाँ पे रैंक 1 पे। ठीक है, नेपाल है हमारा रैंक 76 पे, श्रीलंका को रैंक मिली है 97, चाइना को मिली है 98, बांग्लादेश को रैंक मिली है 123 और म्यांमार को रैंक मिली है 153। साथ ही साथ अफगानिस्तान है 158 रैंक पे। क्लियर है? और भारत कितने रैंक पे है बेटा? भारत है हमारा 115वें रैंक पे। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025? एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है बेटा ऑप्शन बी यानी कि 71st। ठीक है, 71वीं रैंक। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF ने एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 जारी किया है। इस इंडेक्स में साल 2025 में कुल 118 देशों को रैंक किया गया। इंडिया को इसमें 71वीं रैंक प्राप्त हुई है। साल 2024 में इंडिया की रैंक क्या थी? 63rd, यानी कि इस बार गिरावट देखने को मिली है। टॉप कंट्रीज की बात करें एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में जो जगह बना के बैठी हैं वो है स्वीडन, दूसरे पे है फिनलैंड और तीसरे पे है डेनमार्क। और अपने पड़ोसी देशों में चाइना आता है 12वें रैंक पे, बांग्लादेश है 86वें रैंक पे, पाकिस्तान है 101 पे और नेपाल है 104 पे। ठीक है, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ETI के बारे में बात करें बेटा तो इसको इशू करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि WEF और एक्सेंच्योर। ठीक है, ये पहली बार रिलीज किया गया था 2018 में।
ठीक है। पहले ये इंडेक्स एनर्जी आर्किटेक्चर परफॉर्मेंस इंडेक्स के नाम से जाना जाता था, बाद में इसे एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ईटीआई नाम दिया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, विच सिटी एंड कंट्री टॉप्ड द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025? ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में टॉप पर कौन सा शहर और देश रहा है? तो ये रहा है बेटा हमारा ऑप्शन सी, कोपेनहेगन डेनमार्क। ठीक है, ऑप्शन सी कोपेनहेगन डेनमार्क। क्लियर है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ईआईयू ने ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 जारी किया है। यह इंडेक्स दुनिया के शहरों को उनकी लिविंग कंडीशंस के आधार पर रैंक करता है। साल 2025 में कुल 173 शहर को इस इंडेक्स में शामिल किया गया है। 2025 में डेनमार्क के शहर कोपेनहेगन को रैंक 1 प्राप्त हुआ है। इस साल टॉप 100 में कोई भी इंडियन सिटी शामिल नहीं है। ठीक है। अगर इंडियन सिटीज़ की बात करें, ठीक है, तो इंडियन सिटीज़ में जो रैंक मिली है न्यू दिल्ली को, वो है रैंक 120 और मुंबई को रैंक मिली है 121। ठीक है। साल 2024 में दिल्ली और मुंबई दोनों की जो रैंक थी वो 141 थी, यानी कि 2025 में उनकी स्थिति में थोड़ा सा सुधार हो चुका है। लोएस्ट रैंक्ड सिटी के बारे में बात करें तो वो है डमास्कस, जो कि है सीरिया में। ठीक है, इसको रैंक मिला है 173। ठीक है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ईआईयू के बारे में बात करें तो ये द इकोनॉमिस्ट न्यूज़पेपर की रिसर्च एंड एनालिसिस इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर है बेटा लंदन, इंग्लैंड में, और इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं बेटा। What is India's rank in receiving foreign direct investment (FDI) according to the World Investment Report 2025? वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 के अनुसार फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (FDI) प्राप्त करने में भारत की क्या रैंक है? तो भारत ने जो रैंक यहाँ पर प्राप्त की है बेटा वो है 15, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलो इसकी डिटेल एनालिसिस करते हैं। ठीक है, पोस्टमार्टम करते हैं बढ़िया तरीके से। जैसे कि यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट (UNCTAD) ने वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 जारी की है। ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि एफडीआई के मामले में इंडिया को 15वां रैंक प्राप्त हुआ है। साल 2024 में इंडिया की रैंक जो थी वो 16 थी, यानी कि इस बार एक स्थान का सुधार हुआ है। साल 2024 में इंडिया को कुल 28 बिलियन डॉलर्स का एफडीआई प्राप्त हुआ था। यह डेटा यूएनसीटीएडी द्वारा 2024 डेटा के आधार पर जारी किया गया है। टॉप कंट्री की बात करें जिसने एफडीआई रिसीव किया है 2025 की रिपोर्ट के अनुसार, तो वो है बेटा यूनाइटेड स्टेट्स, जिसको मिला है रैंक 1। ठीक है, ये यूएनसीटीएडी क्या है बेटा, इसके बारे में बात करें तो ये यूनाइटेड नेशंस यानी कि यूएन के अंतर्गत एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है। इसका जो उद्देश्य है बेटा वो डेवलपिंग कंट्रीज़ की ट्रेड पार्टिसिपेशन को बढ़ाना होता है। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1964 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है बेटा? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, इसके सेक्रेटरी जनरल की बात करें तो उनका नाम है रेबेका ग्रेन्सपान। ठीक है, जो कि है कोस्टा रिका से। क्लियर है। चलो फटाफट से आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा हमारा, व्हाट इज इंडियाज रैंकिंग इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स सीसीपीआई 2025? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स सीसीपीआई 2025 में भारत की क्या रैंक है? तो भारत की जो रैंक है बेटा वो है यहाँ पर 10th। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी कि सीसीपीआई एक इंटरनेशनल रिपोर्ट है जो ये आकलन करती है कि दुनिया के विभिन्न देश क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए कितने गंभीर प्रयास कर रहे हैं। यह इंडेक्स संयुक्त रूप से 3 संस्थाओं द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें से पहला है हमारा जर्मन वॉच, दूसरा है हमारा न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और तीसरा है क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क यानी कि CAN इंटरनेशनल। क्लियर है। क्राइटेरिया ऑफ सीसीपीआई, देखो इसका क्राइटेरिया क्या होता है। सीसीपीआई देशों को 4 मुख्य क्राइटेरिया के आधार पर रैंक करता है: ग्रीन हाउस गैस एमिशन, रिन्यूएबल एनर्जी यूज और क्लाइमेट पॉलिसीज। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन में क्या आता है बेटा? प्रदूषण में कितनी कमी आई है ये देखता है। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी यूज यानी कि सोलर, विंड जैसी साफ ऊर्जा का उपयोग कितना हो रहा है। एनर्जी यूज की बात करें तो ऊर्जा का कितना कुशल उपयोग हो रहा है। ठीक है, और क्लाइमेट पॉलिसीज़ की बात करें तो सरकार की क्लाइमेट पॉलिसीज़ कितनी प्रभावी हैं, इन सभी चीज़ों को ये अच्छे से देखता है, एनालाइज करता है। ठीक है, रैंकिंग्स की बात करें तो लेटेस्ट सीसीपीआई में जो रैंकिंग्स है वो इंडिया को इस इंडेक्स में 10 रैंक प्राप्त हुआ है। ठीक है, साल 2024 में इंडिया की जो रैंक थी बेटा वो 7th थी, यानी कि इस बार गिरावट दर्ज की गई है। डेनमार्क को इस इंडेक्स में 4th रैंक दिया गया है। कुल 67 कंट्रीज़ की रैंकिंग में ईरान को सबसे लास्ट में रैंक किया गया है, यानी कि 67th। ठीक है, इंपॉर्टेंट रैंकिंग की बात करें बेटा तो यहाँ पे जो छोटा सा स्नैपशॉट है इस टेबल में वो आपको देखना है। 1 से लेके 3 रैंक में यहाँ पे कोई भी कंट्री क्वालिफाइड नहीं है। ठीक है, चौथी रैंक पे आता है हमारा डेनमार्क।
ठीक है। 5वीं जो हमारी रैंक है उस पे आता है नीदरलैंड्स, 6ठी रैंक पे है यूनाइटेड किंगडम, 10वीं रैंक पे है इंडिया और 67th रैंक पे है हमारा ईरान। ठीक है, ईरान है सबसे लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं बेटा। अकॉर्डिंग टू यूएनएफपीएस स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन 2025 रिपोर्ट रिलीज्ड इन जून 2025, व्हाट वाज इंडियाज पॉपुलेशन एज ऑफ अप्रैल 2025। जून 2025 में जारी यूएनएफपीए की स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन 2025 रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2025 तक भारत की जनसंख्या क्या थी? तो भारत की जनसंख्या थी 146.39 करोड़। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड यानी कि यूएनएफपीए ने स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन 2025 रिपोर्ट जारी कर दी है। इस रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2025 तक इंडिया की जनसंख्या जो थी बेटा 146.39 करोड़ हो चुकी थी। इसके साथ ही इंडिया की टोटल फर्टिलिटी रेट यानी कि टीएफआर 1.9 दर्ज की गई है। ठीक है, ग्लोबल पॉपुलेशन के बारे में अगर बात करें तो वर्तमान में वर्ल्ड पॉपुलेशन लगभग 8.2 बिलियन हो चुकी है। ठीक है, डेवलप्ड कंट्रीज में टोटल फर्टिलिटी रेट बहुत कम है जो कि 1.5 से नीचे है। ठीक है, इंडिया के बारे में बात करें, पॉपुलेशन स्ट्रक्चर जो है इंडिया का, इंडिया में जनसंख्या का आयु आधारित वितरण कुछ इस प्रकार है। देखो 0 से 14 ईयर्स के जो यहाँ पे लोग हैं वो लगभग 24% है। 10 से 19 साल के जो लोग हैं वो है 17%। 15 से 64 साल के जो लोग हैं जो कि वर्किंग एज पॉपुलेशन में आते हैं वो है 68%। और 65 प्लस ईयर्स यानी कि एल्डरली पॉपुलेशन जो है वो है लगभग 7%। ठीक है, यहाँ पर इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखो कितनी मानी जाती है। पुरुष लोग जीते हैं यहाँ पर लगभग 71 साल और महिलाएं जिएंगी 74 साल। ठीक है, और ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है क्योंकि भारत में कहते हैं ना कि बहुत ही तेजस्वी लोग हैं। ठीक है, एक बहुत ही महान इंसान ने, बहुत ही बढ़िया गरीब इंसान ने जो झोला लेके चलता था बेचारा, उसने ये बात बोली थी। ठीक है, कि बहुत तेजस्वी लोग हैं भारत में। चलो अपने टॉपिक पर आते हैं वापस, हमारे पास समय नहीं है इन फालतू गवार लोगों के बारे में बात करने का। ठीक है, अबाउट स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट। ठीक है, ये स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं। ये रिपोर्ट हर साल यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड यानी कि यूएनएफपीए द्वारा जारी की जाती है। इसकी शुरुआत हुई थी बेटा 1978 में और इसका उद्देश्य क्या है? विश्व की जनसंख्या का विश्लेषण करना, पॉपुलेशन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराना। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं फटाफट। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025? यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 में भारत की क्या रैंक है बेटा? तो भारत की रैंक है यहाँ पे ऑप्शन सी यानी कि 99th। ठीक है, यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 जारी की गई है। इस रिपोर्ट में इंडिया को 99वें रैंक प्राप्त हुई है। ठीक है, 99th रैंक यहाँ पर इंडिया को मिली है। ये पहली बार है जबकि टॉप 100 में इंडिया शामिल हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत ही माइलस्टोन अचीव करा है भारत ने। ठीक है, वर्ष 2024 में इंडिया की रैंक क्या थी? 109 रैंक थी। ठीक है, इस वर्ष कुल 193 कंट्रीज को यहाँ पर रैंक किया गया है। देखो ये यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में बात करें तो इसका उद्देश्य होता है यूएन के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी कि एसडीजीज पर सदस्य देशों की प्रगति को मापना। ठीक है, इसको पहली बार रिलीज किया गया था 2016 में और इसको इशू किया जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क यानी कि एसडीएसएन के बारे में। देखो यहाँ पर हैप्पीएस्ट कंट्रीज की 2 टेबल दे रखी हैं। ठीक है, तो वो भी देख लेते हैं साथ साथ। वर्ल्ड्स हैप्पीएस्ट कंट्रीज 2025 में कौन कौन रैंक हुआ है? तो देखो यहाँ पर इंडिया को तो भूल ही जाओ। ठीक है, कि यहाँ पर टॉप 4 या टॉप 5 में, टॉप 10 में भी आपको कभी देखने को मिलेगा। ठीक है, टॉप 50 में भी नहीं मिलेगा बेटा, जाओ। फर्स्ट रैंक यहाँ पे मिला है बेटा फिनलैंड को, सेकंड रैंक है डेनमार्क और थर्ड रैंक है आइसलैंड और फोर्थ रैंक है बेटा स्वीडन। परफॉर्मेंस ऑफ इंडियाज नेबर्स। ठीक है, पड़ोसियों की बात करें तो इसी पड़ोसियों में देखो इंडिया भी शामिल हो गया है यहाँ पे। ठीक है, तो 2025 में जो हैप्पीनेस रैंकिंग है, ठीक है, चाइना है उस पर 68th रैंक पे, नेपाल है 92 पे, पाकिस्तान है 109 पे और यहीं पे भारत है हमारा 118 पे। देख रहे हो क्या प्रगति हो रही है? 109 और 118, छोटा भाई आगे चला गया। ठीक है, 109वें रैंक पे है, हम 118 रैंक पे। खैर, श्रीलंका है हमारा 133वें रैंक पे, बांग्लादेश है हमारा 134वें रैंक पे। यकीन ही नहीं हो रहा है इस रिपोर्ट पे तो। खैर, ये रैंकिंग जो है बेटा ये वर्ल्ड हैप्पीनेस से संबंधित है, ना कि एसडीजी रैंकिंग से। ठीक है, ये वाला जो एसडीजी रैंकिंग कर रहे थे हम, ये उससे संबंधित नहीं है, ये वर्ल्ड हैप्पीनेस वाली रैंकिंग्स है। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं बेटा। अकॉर्डिंग टू द ब्रांड फिनांस इंडिया 100 2025 ranking released in June 2025, which emerged as the most valuable brand in India.
जून 2025 में जारी ब्रांड फिनांस इंडिया 100 यानी कि 2025 रैंकिंग के अनुसार भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा बना है? ठीक है, तो यहाँ पर बना है बेटा हमारा टाटा ग्रुप यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। ब्रांड फिनांस की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया की टॉप 100 कंपनीज का कुल कंबाइंड ब्रांड वैल्यू अब बढ़कर कितना हो चुका है? 236.5 बिलियन डॉलर्स हो गया है। ठीक है, इस सूची में टाटा ग्रुप सबसे आगे रहा है। ठीक है, टाटा ग्रुप का ब्रांड वैल्यू अकेला कितना दर्ज किया गया है? 31.6 बिलियन डॉलर्स। ठीक है, टॉप वैल्यूएबल ब्रांड्स की बात करें इंडिया में तो टाटा ग्रुप है पहले रैंक पे जिसने अचीव किया 31.6 बिलियन डॉलर्स का वैल्यूएशन। ठीक है, इन्फोसिस है 16.3 बिलियन डॉलर्स। ठीक है, जिसमें 15% का इंक्रीज हुआ है। एचडीएफसी ग्रुप है जो कि 14.2 बिलियन डॉलर्स के वैल्यूएशन के साथ है, जिसमें 37% की ग्रोथ देखने को मिली है मर्जर के बाद। ठीक है, एलआईसी की बात करें तो 13.6 बिलियन डॉलर्स। और अभी फिलहाल में आज या कल की बात करें तो दिसंबर महीने में ये पता नहीं क्यों बाकी यूपीआई एप्लीकेशन से पेमेंट क्यों नहीं ले रहा है। ठीक है, इसने यूपीआई पेमेंट्स जितने भी एप्लीकेशंस हैं इससे पेमेंट को मना कर दिया है। ठीक है, अगर आप इसमें अपने प्रीमियम को फाइल करोगे तो ये मना कर दे रहा है कि हम यहाँ से पेमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अब इसका क्या रीज़न है उसके बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे। फिलहाल हम अपने टॉपिक पर आते हैं। ये वाला टॉपिक जो है यूपीआई पेमेंट वाला इशू एलआईसी में, ये हम बात करेंगे किसी और दिन। ठीक है, किसी और दिन। ठीक है, चलो वापस आते हैं। अपना फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड के बारे में बात करें तो आप लोग इसका नाम वैसे बताने की जरूरत नहीं थी, आप खुद ही समझ जाते, वो है अडानी ग्रुप। ठीक है, इस रिपोर्ट में फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड के रूप में सामने आया है। इसके ब्रांड वैल्यू में 82% की वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, जब रिश्तेदार ही कोतवाल है तो चोरी का डर क्या, है ना? ऐसे ही कुछ एक कहावत है, मेरे को ढंग से नहीं पता, आप लोग कमेंट करके बता देना। अगर मैंने कुछ गलत बोला है तो सही वाली बता देना। ठीक है, तो जब सब माई बाप का हाथ अडानी जी के ऊपर है तो यहाँ पर ये ग्रोथ तो क्या मतलब फास्टेस्ट, क्या मतलब फास्टेस्ट से भी कोई सुपरलेटिव से भी कुछ अच्छी डिग्री होगी तो वो वाली ग्रोथ उनकी होगी। ठीक है, 82% के 8200% की वृद्धि भी दर्ज की जा सकती है। चलो वापस आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है बेटा, व्हाट इज इंडियाज पोजीशन इन द हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025। हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत की क्या रैंक है? तो भारत की जो रैंक है बेटा वो है ऑप्शन सी यानी कि थर्ड। ठीक है, ऑप्शन सी। हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 जारी किया है। इस इंडेक्स में इंडिया को थर्ड रैंक प्राप्त हुआ है। ठीक है, साल 2025 में इंडिया में कुल 64 यूनिकॉर्न कंपनीज दर्ज की गई हैं। साल 2024 में भी इंडिया की रैंक थर्ड थी, लेकिन तब यूनिकॉर्न्स की संख्या कितनी थी? 67। ठीक है, यानी कि 3 कंपनीज इसमें हट गई। बेस्ट सिटीज़ फॉर यूनिकॉर्न्स की बात करें तो बेंगलुरु आता है 7वें रैंक पे और मुंबई आता है हमारा 22वें रैंक पे। ठीक है, बेस्ट यूनिकॉर्न्स इन इंडिया 2025 की बात करें तो जेरोधा जो कि वैल्यूएशन है जिसका 8.2 बिलियन डॉलर्स, फिर यहीं पे ड्रीम 11 है जो कि 8 बिलियन डॉलर्स की वैल्यूएशन के साथ है, और रेजर पे जो कि 7.5 बिलियन डॉलर्स की वैल्यूएशन के साथ है। यूनिकॉर्न क्या होता है बेटा? यूनिकॉर्न वे प्राइवेट कंपनी स्टार्टअप होती है जिसकी वैल्यूएशन 1 बिलियन डॉलर या उससे भी ज़्यादा होती है। क्लियर है? ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 की बात करें तो यहाँ पर रैंक 1 मिला है बेटा यूएसए को, जिसमें टोटल यूनिकॉर्न्स दर्ज किए गए हैं 2025 में 758। ठीक है, और जो सबसे ज़्यादा शहर हैं वो है सैन फ्रांसिस्को और न्यूयॉर्क। ठीक है, सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न्स वाले जो शहर हैं वो है सैन फ्रांसिस्को और न्यूयॉर्क। चाइना की बात करें तो 343 यूनिकॉर्न्स टोटल यहाँ पर दर्ज किए गए हैं। ठीक है, बीजिंग और शंघाई में। ठीक है, इंडिया की बात करें तो 64 यूनिकॉर्न्स यहाँ पर दर्ज किए गए हैं और इसको रैंक मिला है थर्ड। ठीक है, बेंगलुरु, मुंबई और गुरुग्राम। ठीक है, यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न्स यहाँ पर दर्ज किए गए हैं। क्लियर है? हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में बात करें तो बेटा ये एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसका हेडक्वार्टर है शंघाई चाइना में। हुरुन इंडिया का हेडक्वार्टर जो है बेटा, इसका हेडक्वार्टर इंडिया में कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र में। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट व्हाट इज इंडियाज रैंक अमंग द मोस्ट इक्वल कंट्रीज। नवीनतम वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के अनुसार सबसे समान देशों में भारत की क्या रैंक है? तो भारत की जो रैंक है बेटा वो है ऑप्शन डी यानी कि फोर्थ। ठीक है, ऑप्शन डी यानी कि फोर्थ। वर्ल्ड बैंक ने गिनी इंडेक्स 2025 जारी किया है। इस इंडेक्स में इंडिया को फोर्थ रैंक प्राप्त हुई है। इंडिया का जो गिनी स्कोर है वो है 25.5। ठीक है, ये इंडेक्स किसी देश में इनकम और वेल्थ इनइक्वालिटी को मापता है। ठीक है, इंडिया का कम गिनी स्कोर यह दर्शाता है कि रिच और पुअर के बीच अंतर बहुत ही कम है।
ठीक है। व्हाट इज गिनी इंडेक्स? देखो, गिनी इंडेक्स वह इंडेक्स है जो किसी देश में इनकम इनइक्वालिटी के स्तर को मापता है। देशों को यहाँ पे 0 से 100 के बीच स्कोर किया जाता है। 0 यानी कि परफेक्ट इक्वालिटी और 100 यानी कि परफेक्ट इनइक्वालिटी होता है। स्कोर जितना कम होता है देश उतना ही ज़्यादा इक्वल माना जाता है। देखो यहाँ पर टेबल दी गई है जो कि टॉप कंट्रीज हैं जो कि गिनी इंडेक्स 2025 में शामिल है। तो फर्स्ट रैंक पे है बेटा हमारा स्लोवाकिया, ठीक है, जिसको गिनी इंडेक्स स्कोर मिला है 24.1। और सेकंड रैंक पे है हमारा स्लोवेनिया, ठीक है, जिसको स्कोर मिला है गिनी इंडेक्स में 24.3। तीसरे पे है हमारा बेलारूस 24.4 गिनी इंडेक्स स्कोर के साथ। और फोर्थ रैंक पे है हमारा प्यारा सा भारत, ठीक है, 25.5 गिनी इंडेक्स स्कोर के साथ। वर्ल्ड बैंक के बारे में बात करें बेटा तो ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिसकी स्थापना हुई थी 1944 में। इसका हेडक्वार्टर्स है वॉशिंगटन डीसी यानी कि यूएस में, ठीक है। इसमें अगर मेंबरशिप की बात करें तो कुल 189 कंट्रीज इसमें मेंबर्स हैं, ठीक है। और इसके प्रेसिडेंट का नाम अभी क्या है बेटा? अजय बंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं बेटा। अकॉर्डिंग टू द केयरेज रिपोर्ट व्हाट परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड्स रेयर अर्थ एलिमेंट रिजर्व्स डज इंडिया होल्ड? केयरेज रिपोर्ट के अनुसार विश्व के रेयर अर्थ एलिमेंट रिजर्व्स का कितना प्रतिशत भारत के पास है? तो भारत के पास कुल है 8%, यानी कि ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। जुलाई 2025 में केयरेज इंस्टीट्यूशन ने द हिडन बैटल फॉर रेयर अर्थ्स स्ट्रेंथनिंग ऑल्टरनेटिव सप्लाई चेन्स शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास दुनिया के कुल रेयर अर्थ एलिमेंट रिजर्व्स का 8% हिस्सा है। वहीं चाइना के पास वैश्विक रेयर अर्थ रिजर्व्स का 49% भाग मौजूद है। चाइना अपने कुल रिजर्व्स का लगभग 69% माइनिंग करता है, ठीक है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स क्या है बेटा? रेयर अर्थ एलिमेंट्स कुल 17 एलिमेंट्स का एक समूह होता है। इन्हें रेयर इसलिए कहा जाता है क्योंकि डेफिनेटली ये पृथ्वी पर कम मात्रा में पाए जाते हैं, तो इसलिए रेयर हैं। और इन्हें एक्सट्रैक्ट करना बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है। एग्जाम्पल के लिए देखो यहाँ पर स्कैंडियम है और ये ट्रियम है, ठीक है। ये दोनों क्या है? रेयर अर्थ एलिमेंट है। टॉप कंट्रीज की बात करें जिनके पास रिजर्व है रेयर अर्थ एलिमेंट्स का, तो पहले नंबर पे है चाइना जिसके पास कुल 49% है। ब्राज़ील जिसके पास 23% का रेयर अर्थ एलिमेंट रिजर्व है, ठीक है। और भारत हमारा 8% रिजर्व के साथ। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं बेटा। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल यानी कि WTTC 2024 इकोनॉमिक इम्पैक्ट ट्रेंड्स रिपोर्ट, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द टूरिज्म इकोनॉमी? वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल WTTC की 2024 इकोनॉमिक इम्पैक्ट ट्रेंड्स रिपोर्ट के अनुसार टूरिज्म इकोनॉमी में भारत की क्या रैंक है? तो भारत की जो रैंक है बेटा वो है ऑप्शन डी यानी कि 8th रैंक, ठीक है, 8वीं रैंक। वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल, ठीक है, वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल WTTC ने 2024 से 25 इकोनॉमिक इम्पैक्ट ट्रेंड्स रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में दुनिया की लार्जेस्ट टूरिज्म इकोनॉमीज की सूची भी जारी की गई है। इंडिया को इस रिपोर्ट में 8वीं रैंक प्राप्त हुई है, ठीक है। साल 2023 से 24 में इंडिया की रैंक जो थी वो 10वीं थी, यानी कि इस बार सुधार देखने को मिला है। इस अध्ययन में कुल 184 कंट्रीज, इकोनॉमीज और 28 ज्योग्राफिकल एवं इकोनॉमिक रीजन्स का विश्लेषण किया गया है, ठीक है। WTTC के बारे में बात करें, वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल, ये एक ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। इसका काम क्या होता है बेटा? ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर पर एनालिसिस और रिसर्च करना। इसको स्थापित किया गया था 1990 में, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर है लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। क्लियर है? टॉप टूरिज्म इकोनॉमीज की बात करें WTTC रिपोर्ट के अनुसार तो पहले रैंक पर आता है हमारा यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। और इसका इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन कितना है? 2360 बिलियन डॉलर्स, ठीक है। दूसरे रैंक पे आता है हमारा चाइना जिसका 1300 बिलियन डॉलर्स का इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन है। और तीसरे रैंक पर आता है हमारा जर्मनी जिसका 487.6 बिलियन डॉलर का कंट्रीब्यूशन है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे बेटा जल्दी से। विच कंट्री सिक्योर्ड द टॉप स्पोर्ट इन द वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग WCR 2025? वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग WCR 2025 में टॉप पोजीशन किस देश ने हासिल की है? तो ये हासिल की है बेटा हमारे स्विट्जरलैंड ने, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD ने वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2025 जारी की है। यह रैंकिंग किसी देश की इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिवनेस को मापती है। इससे यह पता चलता है कि कोई देश अपने रिसोर्सेस और पॉलिसीज का उपयोग करके अपनी इकोनॉमी और पीपल को यानी कि लोगों को कितना बेहतर विकसित कर पा रहा है। साल 2025 में कुल 69 कंट्रीज को इस रैंकिंग में शामिल किया गया है, ठीक है।
भारत और अदर कंट्रीज कौन सी हैं बेटा? देखो, इंडिया को इस रैंकिंग में 41 रैंक प्राप्त हुई है। साल 2024 में इंडिया की रैंक क्या थी? 39th, यानी कि इस बार गिरावट दर्ज की गई है। और यहीं पे चाइना की रैंक क्या है बेटा? 16। ठीक है। अबाउट वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग, तो ये रैंकिंग जो है बेटा किसी देश की इकोनॉमी की कॉम्पिटिटिवनेस को मापती है। इसको पब्लिश किया जाता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट यानी कि IMD के द्वारा। ठीक है। इसकी शुरुआत हुई थी 1989 में। ठीक है। टॉप रैंकिंग्स की बात करें वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस 2025 के अनुसार, तो फर्स्ट रैंक पे आता है स्विट्जरलैंड, ठीक है, जिसको स्कोर मिला है 100। सेकंड पे है हमारा सिंगापुर, जिसका स्कोर है 99.44। और थर्ड रैंक पे है बेटा हमारा हांगकांग SAR 99.22 स्कोर के साथ। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं बेटा। विच इज इंडियाज टॉप रैंक्ड सिटी इन द ग्लोबल AI सिटी इंडेक्स 2025? ठीक है। ग्लोबल AI सिटी इंडेक्स 2025 में भारत का टॉप शहर कौन सा है? तो ये है बेटा हमारा बेंगलुरु। ठीक है। ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI सिटी इंडेक्स 2025 जारी किया गया है। इस इंडेक्स में बेंगलुरु कर्नाटका को 26वां रैंक प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही बेंगलुरु भारत का टॉप AI रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D और डाटा सेंटर हब बनकर उभरा है। ग्लोबल AI सिटी इंडेक्स 2025 के बारे में बात करें तो यहाँ पे टॉप 3 सिटीज़ कौन सी हैं? पहले पे है सिंगापुर, दूसरे पे है सियोल जो कि है साउथ कोरिया में, तीसरे पे है बीजिंग यानी कि चाइना में। ग्लोबल आर्टिफिशियल इंडेक्स AI सिटी इंडेक्स के बारे में बात करें बेटा, तो ये एक ग्लोबल रैंकिंग रिपोर्ट है जो दुनिया के विभिन्न शहरों में AI डेवलपमेंट और AI यूसेज के स्तर का आकलन करती है। ठीक है। इसके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो AI को सपोर्ट करने के लिए डेटा सेंटर्स, नेटवर्क जैसी सुविधाएं। ठीक है। टैलेंट और स्किल्स की बात करें तो AI एक्सपर्ट्स, यूनिवर्सिटीज़ और ट्रेनिंग सेंटर्स की उपलब्धता। गवर्नेंस एंड पॉलिसी की बात करें तो AI से संबंधित गवर्नमेंट पॉलिसीज़ क्या हैं, इन सब के बारे में जानना। ठीक है। और बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट की बात करें तो AI में कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है और कितना AI कंपनीज मौजूद है। क्लियर है? अबाउट काउंटर पॉइंट टेक्नोलॉजी मार्केट रिसर्च, तो बेटा इसको स्टैब्लिश किया गया था 2012 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हांगकांग में। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं फटाफट। इन विच कंट्री वॉज द 46th एशियन समिट 2025 हेल्ड? 46वां आसियान समिट 2025 किस देश में आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था बेटा हमारा ऑप्शन ए मलेशिया में। ठीक है। 46th एशियन समिट 2025 का आयोजन 26 से 27 मई 2025 को कुआलालंपुर मलेशिया में किया गया था। इस समिट का थीम था बेटा इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक है। थीम वाले क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। अबाउट एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, देखो ये जो हमारा एशियन है इसके बारे में बात करते हैं। एशियन दक्षिण पूर्व एशिया के देशों का एक रीजनल ग्रुप है। ठीक है। इसमें कुल 11 कंट्रीज शामिल है। ब्रूनी, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और तिमोर लेस्ते। ठीक है। इसके कुछ की फैक्ट्स के बारे में यहाँ पर बात करते हैं एशियन के। ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को। ठीक है। इसका जो डिक्लेयर किया गया था वो किया गया था बैंकॉक डिक्लेरेशन में। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर्स है बेटा जकार्ता, इंडोनेशिया में। ठीक है। इसके सेक्रेटरी जनरल की बात करें तो उनका नाम है काओ किम होर्न। ठीक है। काओ किम होर्न। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोट दे रखा है बेटा, तो इसे इंपॉर्टेंट मार्क करके अपनी कॉपी वगैरह में कहीं पर अच्छे से सजा के लिख लेना। ठीक है। इंडिया एशियन का मेंबर नहीं है लेकिन 1992 से एशियन का डायलॉग पार्टनर रहा है। क्लियर है? खैर ये जानकारी आप लोगों को पहले से पता ही होगी। ठीक है। अगर आप लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं तो, नहीं पता थी तो अब पता लग गई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में बात करें बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? अकॉर्डिंग टू रिसेंटली रिलीज डाटा, हाउ मच FDI डिड इंडिया रिसीव इन द फाइनेंशियल ईयर 2024 टू 25? हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत को कितना FDI प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है बेटा ऑप्शन सी यानी कि $81.04 बिलियन। ठीक है। फिनेंशियल ईयर 2013-14 में इंडिया को $36.05 बिलियन का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्राप्त हुआ था। ये बढ़कर फिनेंशियल ईयर 2024 से 25 में $81.04 बिलियन हो गया है। फिनेंशियल ईयर 2023-24 में FDI कितना था बेटा? $71.28 बिलियन था। इस प्रकार फिनेंशियल ईयर 2024 से 25 में पिछले वर्ष की तुलना में 14% की वृद्धि दर्ज की गई है। सेक्टर वाइज अगर बात करें FDI का जो इनफ्लो है फिनेंशियल ईयर 2024-25 में, तो सर्विस सेक्टर जो है बेटा वहां पर 90% है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर यहाँ पर 16% है। ट्रेडिंग की बात करें तो यहाँ पर 8% है। क्लियर है? स्टेट्स रिसीविंग हाईएस्ट FDI, ठीक है, जो राज्य हमारे सबसे ज़्यादा
हाईएस्ट एफडीआई को रिसीव करते हैं, ठीक है, उनके बारे में अगर बात करें तो महाराष्ट्र आता है 39% के साथ। कर्नाटका जो रिसीव करता है एफडीआई वो है 13% और दिल्ली है 12%। टॉप एफडीआई सोर्सेस कंट्रीज, ठीक है, किस देश से सबसे ज़्यादा एफडीआई रिसीव होता है? तो पहला है सिंगापुर, जहाँ से 30% इंक्रीज हो रहा है, सॉरी रिसीव हो रहा है, ठीक है। मॉरिशियस, यहाँ से 17% यहाँ से हमसे रिसीव होता है, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स, यहाँ से हम एफडीआई 11% लगभग रिसीव करते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं फटाफट। इंडिया हैज़ रिसेंटली साइंड ए हिस्टोरिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए विद विच कंट्री? भारत ने हाल ही में किस देश के साथ ऐतिहासिक मुफ्त व्यापार समझौता एफटीए पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया है बेटा हमारा ऑप्शन बी के साथ, यानी कि यूनाइटेड किंगडम के साथ। क्लियर है? इंडिया और यूनाइटेड किंगडम यूके ने हाल ही में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते की संयुक्त घोषणा पीएम नरेंद्र मोदी और यूके प्राइम मिनिस्टर केयर स्टारमर द्वारा की गई है। व्हाट इज़ अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट? एफटीए के बारे में अगर यहाँ पे बात करें तो एफटीए दो या दो से अधिक देशों के बीच किया गया ऐसा समझौता होता है जिसमें टैरिफ्स और ट्रेड बैरियर्स को कम या समाप्त किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य देशों के बीच ट्रेड को बढ़ावा देना होता है, ठीक है। इसके की प्रोविजंस के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। इंडिया यूनाइटेड किंगडम का जो एफटीए है, ठीक है। इंडियाज टैरिफ रिडक्शन की बात करें तो विस्की और जिन पर इंपोर्ट ड्यूटी 150% से घटाकर 75% की गई है। व्हीकल्स पर इंपोर्ट ड्यूटी 100% से घटाकर 10% कर दी गई है। कॉस्मेटिक्स, मेडिकल डिवाइसेस, एरोस्पेस प्रोडक्ट्स आदि पर भी टैरिफ रिडक्शंस की गई है, ठीक है। यूके के जो टैरिफ रिडक्शंस है वो क्या है बेटा? ये सब तो इंडिया का था। अब यूके की बात करें तो यूके ने इंडियन गुड्स के 99% हिस्से पर जीरो कस्टम्स ड्यूटी लागू करने का निर्णय लिया है। इससे इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बड़ा लाभ होगा, जहां पहले लगभग 10% टैरिफ लगता था। इम्पैक्ट ऑफ इंडिया यूके एफटीए यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है, इसके इम्पैक्ट के बारे में बात करें तो वर्तमान बायलेटरल ट्रेड वैल्यू अभी जो है वो है $60 बिलियन, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसे 2030 तक दोगुना करना है, यानी कि $120 बिलियन करना है। क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, विच कंपनी बिकेम इंडियाज फोर्थ यूनिकॉर्न इन 2025? 2025 में भारत का चौथा यूनिकॉर्न बनने वाली कंपनी कौन सी है? तो यह है बेटा हमारा ऑप्शन डी, यानी कि ड्रूल्स पेट फूड, ठीक है, ड्रूल्स पेट फूड। ड्रूल्स पेट फूड जो कि एक डोमेस्टिक पेट फूड कंपनी है, साल 2025 में इंडिया का चौथा यूनिकॉर्न बन गया है। बाकी यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स के बारे में बात करें जो 2025 में दर्ज हैं, तो यहाँ पर जनवरी में था नेट्रडाइन, ठीक है, जो कि डीप टेक स्टार्टअप है। अप्रैल में जसपे के बारे में बात करें, ठीक है, जसपे यहाँ पर ऐड हुआ था, डिजिटल पेमेंट कंपनी है जो कि। मई की बात करें तो यहाँ पे पोर्टर जो कंपनी है वो लॉजिस्टिक्स और प्लेटफॉर्म में काम करती है, ठीक है, ये भी यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स में शामिल हुई है। ड्रोल्स पेट फूड के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी बेटा 2010 में। ये इंडिया के लार्जेस्ट पेट फूड ब्रांड्स में से एक है, ठीक है। व्हाट इज अ यूनिकॉर्न कंपनी? देखो, यूनिकॉर्न वह प्राइवेटली हेल्ड स्टार्टअप कंपनी होती है जिसकी मार्केट वैल्यूएशन कम से कम $1 बिलियन यानी कि लगभग 8300+ करोड़ होती है, ठीक है। ऐसी कंपनियां अभी तक स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं होती। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं बेटा। विच कंट्री लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट क्रिप्टो टूरिज्म पेमेंट सिस्टम? दुनिया की पहली क्रिप्टो टूरिज्म पेमेंट सिस्टम किस देश ने लॉन्च की है? तो यह है बेटा ऑप्शन सी, भूटान, ठीक है, ऑप्शन सी, भूटान। चलो इसके बारे में डिटेल्स यहाँ पे पढ़ते हैं। भूटान ने दुनिया का पहला क्रिप्टो टूरिज्म पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया है। यह प्रणाली बिनांस पे और डीके बैंक के सहयोग से शुरू की गई है। इस पहल के तहत टूरिस्ट और डिजिटल करेंसी क्रिप्टो के माध्यम से भूटान में यात्रा के दौरान भुगतान कर सकेंगे। यह कदम टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने और डिजिटल पेमेंट्स को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं बेटा। व्हाट विल बी द न्यू बेस ईयर फॉर इंडियाज जीडीपी कैलकुलेशंस? ठीक है, भारत की जीडीपी गणना के लिए नया आधार वर्ष क्या होगा? तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है इसका आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन सी, 2022 से 23, ठीक है। इंडिया ने जीडीपी मापने के लिए अपना बेस ईयर बदल दिया है। अब जीडीपी बेस ईयर को 2011 से 12 से बदलकर 2022 से 23 किया गया है। इससे पहले साल 2015 में बेस ईयर जो था वो था 2004 से लेकर 2005, इसे बदलकर 2011 से 12 किया गया था, ठीक है। नया जीडीपी बेस ईयर फरवरी 2026 से प्रभावी होगा।
देखो जीडीपी क्या होती है आप सभी जानते हैं, फिर भी यहाँ पे पढ़ लेते हैं। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को दर्शाता है। सरल शब्दों में बात करें तो यहाँ पर जीडीपी यह बताता है कि देश ने एक साल में कितना उत्पादन किया है। क्लियर है। टाइप्स ऑफ जीडीपी की बात करें तो पहला आता है हमारा रियल जीडीपी। ठीक है, ये बेस ईयर की कीमतों पर मापा जाता है। इससे इन्फ्लेशन के प्रभाव को हटाकर वास्तविक वृद्धि का पता चलता है। नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो यह करंट मार्केट प्राइसेस पर मापा जाता है। इससे इन्फ्लेशन के कारण होने वाले बदलाव भी शामिल होते हैं। क्लियर है। ये जो बेस ईयर चेंज हुआ है बेटा, ये क्यों चेंज हुआ है? देखो, देश आमतौर पर हर साल 5 से 10 साल में बेस ईयर बदलते ही हैं। ठीक है, ताकि जीडीपी कैलकुलेशंस अधिक एक्यूरेट हो सके। पिछले दशक में इंडिया की इकोनॉमी में कई बदलाव हुए हैं, जैसे डिजिटल ट्रांजैक्शंस और नए सेक्टर्स का उभरना। इसलिए बेस ईयर बदलना आवश्यक हो गया है। ठीक है। अदर बेस ईयर्स की बात करें जो कि सरकार द्वारा यहाँ पर चेंज किए गए हैं, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में बात करें सीपीआई, तो यहाँ पे करंट बेस ईयर है 2012। ठीक है। और जो नया बेस ईयर था है वो है 2023 से 24। ठीक है। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में बात करें आईआईपी, तो करंट बेस ईयर जो है बेटा वो है 2011 से लेके 2012। ठीक है। और यहाँ पर जो न्यू बेस ईयर है वो है 2022 से लेके 2023। ठीक है। होलसेल प्राइस इंडेक्स डब्ल्यूपीआई के बारे में बात करें तो करंट बेस ईयर जो है वो था 2011 से 12। अब जो नया बेस ईयर होगा वो होगा 2022 से 23। क्लियर है यहाँ तक सभी को? चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, बाय हाउ मेनी बेसिस पॉइंट्स डिड द आरबीआई कट द रेपो रेट इन जून 2025? जून 2025 में आरबीआई ने रेपो रेट को कितने बेसिस पॉइंट्स कम किया है? तो इसका सही उत्तर है बेटा ऑप्शन बी। ठीक है, 50 पॉइंट्स। ठीक है, 50 बेसिस पॉइंट्स। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने जून 2025 की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी कि एमपीसी बैठक में रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट्स यानी कि 0.50% की कटौती की है। इस कटौती के बाद रेपो रेट घटकर 5.5% हो चुकी है। ठीक है। ये साल 2025 में तीसरी बार रेपो रेट में की गई कटौती है। साल 2025 में अब तक कुल 100 बेसिस पॉइंट्स की कटौती हो चुकी है। देखो ये रेपो रेट क्या होता है आप सभी जानते हैं, इसके बारे में भी फिर भी पढ़ लेते हैं। रेपो रेट ये इंटरेस्ट रेट है जिस पर आरबीआई देश के बैंक्स को शॉर्ट टर्म लोन्स प्रोवाइड कराता है। ठीक है। रेपो रेट बढ़ने पर क्या होता है बेटा, लोन्स महंगे हो जाते हैं, लोग कम लोन लेते हैं और इन्फ्लेशन क्या होने लगता है, कम होने लगता है। रेपो रेट की बात करें तो इसके घटने पर लोन्स सस्ते हो जाते हैं, लोग अधिक खर्च करते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा मिलता है। क्लियर है। ये बेसिस पॉइंट्स क्या होते हैं बेटा? बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट में बदलाव मापने की एक इकाई है। ठीक है। 1 बेसिस पॉइंट का मतलब होता है 0.01%। ठीक है। उदाहरण के लिए 25 बेसिस पॉइंट्स यानी कि 0.25% की वृद्धि या फिर कमी। ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी एमपीसी के बारे में बात करें तो एमपीसी एक 6 मेंबर कमेटी होती है। ठीक है। इसका कार्य इंडिया में इंटरेस्ट रेट्स जैसे रेपो रेट तय करना है। ठीक है। ताकि ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल और इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच संतुलन बना रहे। ठीक है। इसके चेयरमैन की बात करें बेटा तो आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा जो है वो इसी एमपीसी के चेयरमैन है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं बेटा, विच इंडियन ई कॉमर्स कंपनी बिकेम द फर्स्ट टू ऑफर डायरेक्ट लैंडिंग सर्विसेज? डायरेक्ट लैंडिंग सर्विसेज देने वाली पहली भारतीय ई कॉमर्स कंपनी कौन सी बनी है? तो ये बनी है बेटा ऑप्शन डी यानी कि फ्लिपकार्ट। ठीक है। ऑप्शन डी फ्लिपकार्ट। हाल ही में फ्लिपकार्ट को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई द्वारा एनबीएफसी लाइसेंस प्रदान किया गया है। इसके साथ ही फ्लिपकार्ट इंडिया की पहली ई कॉमर्स कंपनी बन गई है जिसे डायरेक्ट लैंडिंग फैसिलिटी शुरू करने की अनुमति मिली है। इसका अर्थ है कि अब फ्लिपकार्ट अपने कस्टमर्स को खुद लोन्स प्रदान कर सकेगा। देखो ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी क्या होती है बेटा? एनबीएफसी। एनबीएफसी एक ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती है जो बैंक नहीं होती लेकिन निम्न सेवाएं दे सकती है, जैसे कि लोन्स प्रोवाइड कराना, इन्वेस्टमेंट्स कराना, इंश्योरेंस देना। ठीक है। हालांकि बैंक के विपरीत एनबीएफसी डिमांड डिपॉजिट स्वीकार नहीं कर सकती, यानी ये सेविंग्स या करंट अकाउंट्स नहीं खोल सकती है। ठीक है। कुछ एनबीएफसीज फिक्स्ड डिपॉजिट स्वीकार कर सकती है लेकिन वे भी सेविंग्स और करंट अकाउंट्स नहीं खोलती। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं बेटा फटाफट। व्हाट इज द एनुअल बजट एलोकेशन फॉर द प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना रिसेंटली अप्रूव फॉर 2025 टू 26? हाल ही में स्वीकृत प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के लिए 2025-26 की वार्षिक बजट राशि कितनी है? तो ये है बेटा ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है। 24,000 करोड़ रुपए। ठीक है। 24,000 करोड़ रुपए। क्लियर है।
भारत सरकार ने प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी दी है। ठीक है, यह योजना 11 मिनिस्ट्रीज की 36 स्कीम्स को मिलाकर बनाई गई है। इस योजना को 6 वर्षों के लिए लागू किया गया है और ये 2031 से 32 तक चलेगी। ठीक है, 2025 से 26 के लिए इसके अंतर्गत 24,000 करोड़ रुपए का एनुअल बजट स्वीकृत किया गया है। हाउ विल इट बी इम्प्लीमेंटेड? देखो, इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा। यह योजना पूरे देश के 100 डिस्ट्रिक्ट्स में लागू की जाएगी। हर स्टेट से कम एक डिस्ट्रिक्ट चुना जाएगा। ठीक है, योजना की प्लानिंग और मॉनिटरिंग के लिए 3 स्तरों पर कमिटीज़ बनाई जाएंगी। पहला होगा हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, दूसरा स्टेट लेवल पे और तीसरा नेशनल लेवल पे। ठीक है, व्हाट विल बी डन अंडर द स्कीम? इस स्कीम के अंडर क्या किया जाएगा बेटा? तो चयनित 100 डिस्ट्रिक्ट्स में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा। किसानों को मॉडर्न टेक्नोलॉजी, हाई क्वालिटी इनपुट्स, इन टेक्निकल सपोर्ट उपलब्ध कराई जाएगी। इरिगेशन फैसिलिटीज़ की बात करें तो उसको बेहतर बनाया जाएगा। ठीक है, पंचायत और ब्लॉक लेवल पर मॉडर्न फूड स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं बेटा। विच कंपनी बिकेम द फर्स्ट लिस्टेड कंपनी इन द वर्ल्ड टू रीच ए मार्केट वैल्यू ऑफ $4 ट्रिलियन? दुनिया की पहली लिस्टेड कंपनी जो $4 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू तक पहुंची है वो कौन सी है? तो यहाँ पर एनवीडिया नाम दिख रहा है आपको, इसी को टिक कर दो। ठीक है, एनवीडिया दुनिया की पहली पब्लिक कंपनी बन गई है जिसकी मार्केट वैल्यूएशन $4 ट्रिलियन से अधिक हो गई है। इससे पहले इतिहास में किसी भी कंपनी की वैल्यूएशन $4 ट्रिलियन तक नहीं पहुंची थी। एप्पल अब दूसरे स्थान पर है जिसकी वैल्यूएशन लगभग $3.9 ट्रिलियन है। ठीक है, एनवीडिया की जो मार्केट वैल्यू है बेटा वो फ्रांस, ब्रिटेन या इंडिया के जीडीपी से भी अधिक हो चुकी है। क्लियर है? वाई डिड नेविडियाज वैल्यूएशन इंक्रीज सो मच? इसका जो वैल्यूएशन है, मार्केट वैल्यू है, वो इतना ज़्यादा क्यों बढ़ रहा है? तो देखो, एनवीडिया है क्या? एनवीडिया ना जीपीयू बनाती है। ठीक है, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स बनाती है। जीपीयू बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है। ये जो आप लोग अभी क्लास देख रहे हो ये भी जीपीयू की मदद से बहुत अच्छे से संभव हो पा रही है। ठीक है, जीपीयू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के लिए सबसे महत्वपूर्ण हार्डवेयर माने जाते हैं। एआई टेक्नोलॉजी जैसे कि चैट जीपीटी, डेटा सेंटर्स, मशीन लर्निंग आदि की बढ़ती मांग के कारण एनवीडिया के जीपीयूज की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। ठीक है, इसी वजह से एनवीडिया की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन में जबरदस्त वृद्धि हुई है। ठीक है, एनवीडिया के बारे में बात करें बेटा तो ये किस कंट्री में स्थित है? यूनाइटेड स्टेट्स बेस्ड है। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1993 में। इसका हेडक्वार्टर्स है कैलिफोर्निया, यूएस में। ठीक है, और इसका मेन काम क्या होता है? जीपीयू को मैन्युफैक्चर करना, एआई एंड डेटा सेंटर्स टेक्नोलॉजी को बनाना। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं बेटा। विच कंट्रीज हैव रिसेंटली बिकम मेंबर्स ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी? हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्य कौन से देश बने हैं? ठीक है, तो ये बने हैं बेटा हमारे ऑप्शन सी यानी कि कोलंबिया और उज्बेकिस्तान। ठीक है, कोलंबिया और उज्बेकिस्तान। 5 जुलाई 2025 को कोलंबिया और उज्बेकिस्तान को न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का नया सदस्य बनाया गया है। कोलंबिया के बारे में बात करें तो कोलंबिया 10वां सदस्य है और उज्बेकिस्तान 11वां सदस्य है। ठीक है, इसके साथ ही एनडीबी के कुल सदस्यों की संख्या कितनी हो गई है बेटा? 11 हो गई है। इनसे पहले अल्जीरिया को एनडीबी का 9वां सदस्य बनाया गया था। न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में बात करें तो ये ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के नाम से भी जाना जाता है। इसको स्टैब्लिश किया गया था। एग्रीमेंट इसका साइन हुआ था जुलाई 2014 में और जब इसका बैंक, ये जो बैंक है ये इम्प्लीमेंट हुआ था, ये हुआ था जुलाई 2015 में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर्स है बेटा शंघाई, चाइना में। ठीक है, इसका पर्पस क्या होता है, इसका काम क्या होता है? डेवलपिंग कंट्रीज में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एसडीजीज को बढ़ावा देना। ठीक है, मेंबर्स ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक 2025। देखो, जो हमारे मेंबर्स हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक 2025 में, उनके बारे में बात करते हैं तो फाउंडिंग मेंबर्स यहाँ पे 5 कंट्रीज है जिसमें पहला है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। और नए मेंबर्स की बात करें तो यहाँ पर नए मेंबर्स ऐड हुए हैं बांग्लादेश, यूनाइटेड अरब एमिराट्स, ठीक है, यूएई, इजिप्ट, ठीक है, अल्जीरिया जो कि 9th मेंबर है, कोलंबिया जो है 10वां मेंबर है और उज्बेकिस्तान कौन सा है? 11वां। ठीक है, एग्जाम वन लाइनर देखो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज़। ठीक है, इसको अच्छे से कहीं पे नोट डाउन कर लेना। ठीक है, कोलंबिया और उज्बेकिस्तान को जोड़ने के बाद न्यू डेवलपमेंट बैंक के कुल सदस्य 11 हो चुके हैं। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 31 पर आते हैं बेटा। विच कंट्री विल बिकम द 21st मेंबर ऑफ द यूरोजोन फ्रॉम जनवरी 1 2026? 1 जनवरी 2026 से यूरोजोन का 21वां सदस्य बनने वाला देश कौन सा होगा? तो ये होगा हमारा ऑप्शन डी, बुल्गारिया। ठीक है, ऑप्शन डी, बुल्गारिया। देखो,
बुल्गारिया 1 जनवरी 2026 से यूरोज़ोन का 21वां सदस्य बनेगा। इसके बाद बुल्गारिया की ऑफ़िशियल करेंसी जो होगी वो यूरो हो जाएगी। वर्तमान में यूरोज़ोन में 20 देश हैं और बुल्गारिया के जुड़ने के बाद ये संख्या कितनी हो जाएगी? 21। ठीक है? यूरोज़ोन क्या है बेटा? यूरोज़ोन उन देशों का समूह है जो यूरोपियन यूनियन ईयू के सदस्य हैं, जिनकी ऑफ़िशियल करेंसी क्या होती है? यूरो होती है। ईयू मेंबर्स में टोटल अभी 27 कंट्रीज़ हैं। फॉर्मेशन ऑफ यूरोज़ोन की बात करें तो 1 जनवरी 1999 को इसका गठन हुआ था, ये बनाया गया था। ठीक है? यूरोपियन यूनियन के बारे में बात करें तो यह यूरोप के 27 देशों का संघ है। ठीक है? इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1993 में। ठीक है? ट्रीटी ऑफ मास्ट्रेचेट के तहत वर्ल्ड पॉपुलेशन शेयर लगभग 5.5% है। ठीक है? कंट्रीब्यूशन टू वर्ल्ड जीडीपी ये कितना करता है? तो ये लगभग 14 से 17 प्रतिशत है। ठीक है? लार्जेस्ट कंट्री की बात करें तो एरिया और इकोनॉमी में यहाँ पर जर्मनी है। ठीक है? न्यूएस्ट मेंबर की बात करें तो क्रोशिया यहाँ पर ज्वाइंट हुआ था 1 जुलाई 2013 को। ठीक है? इंपॉर्टेंट नोट में देखो, यूनाइटेड किंगडम यूके 2020 में ईयू से बाहर हो गया। इस घटना को ब्रेक्सिट कहा जाता है। बीआर से मतलब ब्रिटेन और एग्जिट से मतलब दफा हो जाना। ठीक है? यूके के बाहर होने के बावजूद भी ईयू के वर्तमान सदस्य कितने हैं? 27 हैं। ठीक है? यहाँ पर एग्जाम वन लाइनर देखो बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। बुल्गारिया 1 जनवरी 2026 से यूरोज़ोन का 21वां सदस्य बनेगा और यूरो उसकी ऑफिशियल करेंसी होगी। ठीक है? इन सभी का संक्षिप्त करके यहाँ पर आपके लिए एग्जाम वन लाइनर लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 32 पर आते हैं बेटा। द इनकम टैक्स बिल 2025 पास्ड बाय पार्लियामेंट विल रिप्लेस विच ओल्ड एक्ट? संसद द्वारा पारित इनकम टैक्स बिल 2025 किस पुराने एक्ट की जगह लेगा? तो ये लेगा बेटा इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह। ठीक है? इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। ये जो नया इनकम टैक्स बिल 2025 है, इनकम टैक्स बिल 2025 को पार्लियामेंट ने पास कर दिया है। ठीक है? इस बिल को फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीताताई ने लोकसभा में पेश किया है। ठीक है? यह कानून इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह लेगा और ये जो नया इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। ठीक है? इसके जो इम्पोर्टेंट और जो भी चेंजेस आएंगे, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, वो हमें पढ़ने पड़ेंगे। इनकम टैक्स बिल में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, तो यहाँ पर कई सारे सेक्शंस हैं। जैसे कि पहला सेक्शन है टैक्स ईयर। ठीक है? टैक्स ईयर की नई व्यवस्था। अब असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर की जगह सिर्फ एक टर्म यूज होगा जिसे हम कहेंगे टैक्स ईयर। ठीक है? उदाहरण के लिए 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच कमाई गई आय उसी टैक्स ईयर 2025 से 26 में फाइल की जाएगी। दूसरा सेक्शन है रिफंड से जुड़ा। ठीक है? रिफंड से जुड़ा बदलाव। अब आईटीआर की ड्यू डेट के बाद भी इनकम टैक्स रिफंड मिल सकता है, जो पहले संभव नहीं हुआ करता था। तीसरा सेक्शन देखो बेटा, एमएसएमई की नई परिभाषा। एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की परिभाषा को अब एमएसएमई एक्ट के अनुरूप कर दिया गया है। पहले इनकम टैक्स एक्ट और एमएसएमई एक्ट में एमएसएमई की परिभाषा अलग अलग थी। हाउस फ्लैट पर टैक्स से राहत। ठीक है? अब फ्लैट्स या हाउसेस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, जो पहले कर योग्य टैक्सेबल था। ठीक है? सरल भाषा में कानून, यानी कि नए इनकम टैक्स बिल की लैंग्वेज जो होगी वो बहुत ही ज़्यादा सरल और स्पष्ट है। ठीक है? इसको बहुत ही सरलता और स्पष्टता के साथ बनाया गया है ताकि आम करदाता इसे आसानी से समझ सके। छठा सेक्शन है बेटा, सेक्शंस की संख्या कम कर देना। ठीक है? पुराने इनकम टैक्स एक्ट में 819 सेक्शंस थे, जबकि नए इनकम टैक्स बिल 2025 में सेक्शंस की संख्या घटाकर 536 कर दी गई है। ठीक है? यहाँ पर देखो एग्जाम वन लाइनर। ठीक है? इनकम टैक्स बिल 2025 इनकम टैक्स एक्ट 1961 को रिप्लेस करेगा और 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 33 देखो बेटा, विच राइट हैज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिसेंटली रिकॉग्नाइज्ड एज अ फंडामेंटल राइट फॉर वुमेन? सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में महिलाओं के लिए किस अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? तो ये है बेटा ऑप्शन डी, राइट टू मैटरनिटी लीव। क्लियर है? ये मामला देखो तब सामने आया था जब तमिलनाडु की एक गवर्नमेंट स्कूल टीचर को उसकी सेकंड मैरिज से हुए पहले बच्चे के लिए मैटरनिटी लीव देने से मना कर दिया गया। तमिलनाडु गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार मैटरनिटी बेनिफिट्स केवल पहले दो बच्चे के लिए ही दिए जाते हैं। इस फैसले को पहले मद्रास हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट में अपील के रूप में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या है? जस्टिस अभय ओका और जस्टिस उज्जल भुयान की बेंच ने फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैटरनिटी बेनिफिट्स महिला के रिप्रोडक्टिव राइट्स का हिस्सा है। ठीक है? कोर्ट्स ने यह भी स्पष्ट किया कि मैटरनिटी लीव इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 के अंतर्गत एक फंडामेंटल राइट है। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को ओवरटर्न कर दिया। ठीक है? आर्टिकल 21 की बात करें। ठीक है? आर्टिकल 21 में देखो, आर्टिकल 21 का शीर्षक है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। यह अधिकार सिटीजन्स और फॉरेनर्स दोनों पर लागू होता है। ठीक है? सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 को हार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स कहा है। ठीक है?
देखो कौन-कौन से राइट्स अंडर आर्टिकल 21 में कवर होते हैं, ठीक है? आर्टिकल 21 के अंतर्गत निम्न अधिकार शामिल है जैसे कि राइट टू अ डिग्निफाइड लाइफ, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, राइट टू एजुकेशन, देखो ये वाला तो दिल्ली वालों को बिल्कुल भी नहीं मिल रहा, ठीक है? राइट टू एजुकेशन ये भी पूरे भारतवर्ष में नहीं मिल रहा सही बताऊँ तो, ठीक है? राइट टू प्राइवेसी, ठीक है? ये अभी कुछ साथी करके कुछ आया है, बहुत ही बेकार सी चीज़ है। अब उसके बाद देखते हैं प्राइवेसी का क्या अचार डलता है। राइट टू डाई विद डिग्निटी, ठीक है? राइट टू शेल्टर, राइट टू सेफ एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशंस, ये सभी राइट्स जो हैं ये आर्टिकल 21 के अंदर कवर होते हैं। क्लियर है? एग्जाम वन लाइनर देखो बेटा, सुप्रीम कोर्ट ने मैटरनिटी लीव को आर्टिकल 21 के तहत फंडामेंटल राइट माना है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 34 पर आते हैं फटाफट। इन विच कंट्री वॉज द 46th एशियन समिट 2025 होस्टेड? देखो इसका जवाब आप लोगों को खुद से देना है कमेंट करके, ठीक है? कमेंट करो इसका जवाब क्योंकि ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं बेटा। फॉर विच डिसीज हैज इंडिया रिसेंटली रिसीव्ड ए WHO सर्टिफिकेट फॉर एलिमिनेटिंग इट एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम? किस बीमारी को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करने के लिए भारत को हाल ही में WHO से प्रमाण पत्र मिला है? तो ये कौन सी बीमारी है बेटा इन चारों ऑप्शंस में से? ठीक है, ट्रैकोमा, ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, हाल ही में 78th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का आयोजन जेनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया। इस असेंबली के दौरान इंडिया को WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ट्रैकोमा डिसीज के उन्मूलन एलिमिनेशन के लिए एक सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। इंडिया को 8 अक्टूबर 2024 को आधिकारिक रूप से ट्रैकोमा फ्री घोषित किया गया है। ठीक है, अब इस उपलब्धि के लिए इंडिया को WHO सर्टिफिकेशन दी गई है। इसके साथ ही इंडिया साउथ ईस्ट एशियन रीजन का तीसरा देश बन गया है जिसने ट्रैकोमा को समाप्त किया है। ठीक है, इंडिया से पहले यह उपलब्धि नेपाल और म्यांमार ने हासिल की थी। देखो ट्रैकोमा डिसीज क्या है? ट्रैकोमा एक इन्फेक्शियस आई डिसीज है। ठीक है, यह रोग मुख्य रूप से पुअर सैनिटेशन, ओवरक्राउडिंग, लैक ऑफ क्लीनलीनेस वाले क्षेत्रों में फैलता है। ठीक है, यह दुनिया में ब्लाइंडनेस, अंधेपन का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। इसका कारण है बैक्टीरिया क्लाइमीडिया ट्रैकोमैटिस। ठीक है, WHO के बारे में देखो बात करते हैं थोड़ी सी। ये यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। ठीक है, इसका एम है पूरी दुनिया में हेल्थ सुधारना। इसका हेडक्वार्टर है बेटा जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, और ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? ये 7 अप्रैल 1948 को इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, मेंबर्स जो हैं इसमें कम से कम 194 कंट्रीज जो हैं इसमें मेंबर्स हैं। ठीक है, इसके डायरेक्टर जनरल की बात करें तो इनका नाम है टेड्रोस अधेनोम घेब्रियेसुस। ठीक है, खतरनाक सा नाम है, ये हैं इसके डायरेक्टर जनरल। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 36 पर आते हैं बेटा। विच एग्रीमेंट वॉज रिसेंटली अडॉप्टेड ड्यूरिंग द 78th सेशन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली WHA? विश्व स्वास्थ्य सभा के 78वें सत्र के दौरान हाल ही में किस समझौते को अपनाया गया? तो ये अपनाया गया है बेटा पेंडेमिक एग्रीमेंट को। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। 78वें वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के दौरान पेंडेमिक एग्रीमेंट को आधिकारिक रूप से अडॉप्ट किया गया है। ये दुनिया की पहली लीगली बाइंडिंग पेंडेमिक ट्रीटी है। ठीक है, यह संधि WHO कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 के अंतर्गत बनाई गई है। इस एग्रीमेंट का मुख्य उद्देश्य कोविड-19 जैसी भविष्य की महामारियों के लिए पूरी दुनिया को बेहतर तरीके से तैयार करना है। अब तक 124 कंट्रीज इस एग्रीमेंट को अपना चुकी हैं। यह संधि तब फॉर्मली लागू होगी जब इसे कम से कम 60 कंट्रीज रैटिफाई कर देंगी। ठीक है, इसके की ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करते हैं। इस पेंडेमिक एग्रीमेंट के सभी देशों को वैक्सीन्स और ट्रीटमेंट्स तक इक्वल एक्सेस सुनिश्चित कराना। ठीक है, पेंडेमिक रिलेटेड डाटा और बायोलॉजिकल सैंपल्स को साझा करने की व्यवस्था करना, लो इनकम कंट्रीज में पब्लिक हेल्थ सिस्टम्स को मजबूत करना, महामारी के समय नॉलेज और टेक्नोलॉजी शेयरिंग को बढ़ावा देना। ठीक है, स्वास्थ्य आपात स्थितियों में त्वरित कार्रवाई के लिए ग्लोबल इमरजेंसी फंड की स्थापना करना। ठीक है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं जो कि इस ट्रीटी के अंडर हैं। वो कौन कौन से हैं? वैक्सीन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज को अपने कुल वैक्सीन सप्लाई का 20% रिजर्व करना होगा, 10% WHO के लिए और 10% लो इनकम कंट्रीज को सब्सिडाइज्ड रेट्स पर उपलब्ध कराने के लिए। ठीक है, एक ग्लोबल सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक्स यानी कि GSCL नेटवर्क स्थापित किया जाएगा। ठीक है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि आपात स्थिति में लोकल लेवल वैक्सीन प्रोडक्शन संभव हो सके। एग्जाम वन लाइनर में देखो बेटा, पेंडेमिक एग्रीमेंट दुनिया की पहली लीगली बाइंडिंग पेंडेमिक ट्रीटी है जिसे 78th WHA यानी कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में अडॉप्ट किया गया है। क्लियर है?
क्वेश्चन नंबर 37 पे आ जाते हैं। इन विच स्टेट वॉज द एआई एंकर अंकिता रिसेंटली लॉन्च्ड? एआई एंकर अंकिता को हाल ही में किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है बेटा ऑप्शन सी आसाम में। ठीक है, आसाम में। आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने हाल ही में एआई एंकर अंकिता को लॉन्च किया है। ये पहल डिजिटल गवर्नेंस इनिशिएटिव का हिस्सा है। ठीक है, ये एआई बेस्ड वर्चुअल एंकर गवर्नमेंट पॉलिसीज और कैबिनेट मीटिंग से जुड़ी जानकारी आम जनता तक पहुंचाएगा। ये अपडेट्स फिलहाल असामीज और इंग्लिश भाषा में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ठीक है, एआई एंकर अंकिता के बारे में अगर बात करें तो एआई एंकर अंकिता को डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डीआईपीआर गवर्नमेंट ऑफ असम द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, इसके विकास में मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस की सहायता ली गई है। भविष्य में इसे हिंदी और बोडो भाषा में भी शुरू करने की योजना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट देखो यहाँ पर असम बजट 2025 से 26 में राज्य ने अपने स्वयं के सैटेलाइट असम सेट को लॉन्च करने की घोषणा भी की है। इसके साथ ही असम अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा। ठीक है, एग्जाम वन लाइनर में देखो बेटा, एआई एंकर अंकिता को असम गवर्नमेंट ने डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए लॉन्च किया है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 38 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा, इंडिया एंड चाइना हैव एग्रीड टू रिज्यूम द कैलाश मानसरोवर यात्रा वाया लिपू लेक एंड नाथुला passes आफ्टर 5 years. इन विच स्टेट्स आर दीज passes लोकेटेड रेस्पेक्टिवली? भारत और चीन ने 5 साल बाद लिपू लेक और नाथुला पास के माध्यम से कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर शुरू करने पर सहमति जताई है। ये पास क्रमशः किस किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है बेटा ऑप्शन ए उत्तराखंड और सिक्किम। ठीक है, उत्तराखंड और सिक्किम। देखो, अप्रैल 2025 में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कैलाश मानसरोवर यात्रा को 5 वर्षों के अंतराल हियाटस के बाद दोबारा शुरू करने की घोषणा की। यह यात्रा जून से अगस्त 2025 के बीच आयोजित की जाएगी। इस बार मैक्सिमम 750 पिलग्रिम्स को अनुमति दी जाएगी। ठीक है, माउंट कैलाश के बारे में बात करें बेटा तो माउंट कैलाश की ऊंचाई कितनी है? 6638 मीटर। ये पर्वत 4 धर्मों के लिए पवित्र है, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म और बौन रिलीजन। ठीक है, इसके पास स्थित पवित्र झील कौन सी है बेटा? लेक मानसरोवर। ठीक है, रूट्स की बात करें, रूट्स या फिर पासेस फॉर यात्रा, ठीक है, लिपू लेक जो कि है उत्तराखंड में। ठीक है, ये कितनी ऊंचाई पर है? 18,300 फीट पे। ठीक है, स्थान है बियास वैली यानी कि पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट। भारत के कुमाऊं रीजन को तिब्बत के पुरांग टकलाकोट से जोड़ता है। ठीक है, ये मार्ग 1981 से शुरू हुआ था। नाथुला पास के बारे में बात करें तो ये कहाँ स्थित है बेटा? सिक्किम में। इसकी ऊंचाई है 4310 मीटर्स। ठीक है, सिक्किम को तिब्बत के चुम्बी वैली से जोड़ता है। ठीक है, ये मार्ग 2015 से शुरू हुआ है। ठीक है, और पास का नाम क्या है बेटा? नाथुला पास। क्लियर है? देखो, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट ज्योग्राफिकल नोट है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, यहाँ पे स्पेशली मैंने इसलिए लिखा भी है। देखो, इंडस रिवर जो है लेक मानसरोवर के ईस्ट से निकलती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ पर तिब्बत में इसे सांगपो रिवर भी कहते हैं जो कि लेक मानसरोवर के वेस्ट से निकलती है। ठीक है, यहाँ पर ये रिवर का सेक्शन थोड़ा सा आपका कवर हो गया। एग्जाम वन लाइनर देखो बेटा, कैलाश मानसरोवर यात्रा 2025 5 साल बाद एमईए द्वारा फिर से शुरू की गई है। ठीक है, जिसमें 750 पिलग्रिम्स को अनुमति दी जाएगी। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 39 पर आते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 39 है बेटा, विच सिटी बिकेम द फोर्थ कैपिटल इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया टू बी कनेक्टेड टू द नेशनल रेल नेटवर्क? पूर्वोत्तर भारत की चौथी राजधानी जो राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जुड़ी है वो कौन सी है? तो ये है बेटा ऐजवाल। ठीक है, ये है हमारा ऑप्शन सी ऐजवाल। क्लियर है? चलो इसके बारे में भी थोड़ी सी डिटेल डिस्कस करते हैं। ऐजवाल जो कि मिजोरम की राजधानी है, अब नेशनल रेलवे नेटवर्क से जुड़ गया है। ठीक है, यह कनेक्टिविटी बैराबी साइरांग रेलवे लाइन के माध्यम से हुई है। ठीक है, इससे पहले बैराबी मिजोरम का एकमात्र रेलवे स्टेशन था जो आसाम बॉर्डर के पास स्थित है। बैराबी साइरांग रेलवे प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो बेटा इस लाइन की लेंथ कितनी है? 51.38 किलोमीटर। इस प्रोजेक्ट में कुल लागत कितनी लगी है बेटा? 5,021.45 करोड़। ठीक है, यह परियोजना नॉर्थ ईस्ट इंडिया में रेलवे कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए शुरू की गई थी। इसमें इंपॉर्टेंट अचीवमेंट क्या है बेटा? इसके साथ ही मिजोरम नॉर्थ ईस्ट इंडिया का चौथा राज्य बन गया है जिसकी राजधानी राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ गई है। क्लियर है? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हुज कैपिटल्स आर कनेक्टेड बाय रेल। ठीक है, यहाँ पर आसाम है। ठीक है, जिसकी कैपिटल है दिसपुर।
ठीक है, त्रिपुरा जिसका कैपिटल है अगरतला, अरुणाचल प्रदेश जिसका कैपिटल है बेटा ईटानगर, और मिजोरम जिसकी कैपिटल है ऐजवाल। ठीक है, ये सभी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं जिनकी राजधानी को जोड़ दिया गया है किससे, रेल से। ठीक है, एग्जाम वन लाइनर देखो बेटा, ऐजवाल को बैराबी साइरांग रेल लाइन के जरिए राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ा गया है, जिससे मिजोरम नॉर्थ ईस्ट का चौथा राज्य बन गया है जिसकी राजधानी रेल से जुड़ी है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 40 पर आते हैं बेटा। न्यू कैलेडोनिया रिसेंटली इन द न्यूज ड्यू टू राइजिंग डिमांड्स फॉर इंडिपेंडेंस इज अ टेरिटरी ऑफ विच कंट्री। हाल ही में स्वतंत्रता की मांग के कारण खबरों में रहा न्यू कैलेडोनिया किस देश का क्षेत्र है? तो ये है बेटा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, फ्रांस। ठीक है, ऑप्शन बी फ्रांस हमारा करेक्ट आंसर होगा। न्यू कैलेडोनिया एक फ्रेंच टेरिटरी यानी कि फ्रेंच ओवरसीज कलेक्टिविटी है। ठीक है, हाल ही में न्यू कैलेडोनिया और फ्रांस की सरकार के बीच ग्रेटर ऑटोनॉमी को लेकर चर्चा हुई। इसमें सोवरेनिटी इन पार्टनरशिप नामक प्रस्ताव पर विचार किया गया। ठीक है, लेकिन अंततः इसे रिजेक्ट कर दिया गया। व्हाट इज सोवरेनिटी इन पार्टनरशिप? ये सोवरेनिटी पार्टनरशिप क्या है बेटा? ये एक ऐसा प्रस्ताव था जिसमें न्यू कैलेडोनिया को ज़्यादा ऑटोनॉमी स्वायत्तता दी जाती, लेकिन वह फ्रांस की सोवरेनिटी के तहत ही रहता, यानी पूर्ण स्वतंत्रता नहीं बल्कि फ्रांस के साथ साझेदारी में संप्रभुता। ठीक है, बैकग्राउंड ऑफ द इशू देखो, इस इशू का बैकग्राउंड क्या है बेटा? फ्रांस ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रस्ताव रखा था। इसके तहत वे फ्रेंच सिटीजन्स जो 1998 के बाद कम से कम 10 वर्षों से न्यू कैलेडोनिया में रह रहे हैं, उन्हें लोकल इलेक्शन में वोटिंग राइट्स देने की बात थी। इस प्रस्ताव को लेकर स्थानीय आबादी में पॉलिटिकल टेंशन देखने को मिली। ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें जो कि न्यू कैलेडोनिया का है। ठीक है, तो फ्रांस ने न्यू कैलेडोनिया को 1853 में एनेक्स किया था। उस समय एम्परर नेपोलियन III फ्रांस के शासक थे। वर्तमान में यह फ्रेंच ओवरसीज कलेक्टिविटी है, यानी फ्रांस का हिस्सा, लेकिन कुछ हद तक सेल्फ गवर्निंग पावर्स के साथ। क्लियर है। फ्रांस के बारे में बेटा कुछ की फैक्ट्स देखते हैं। फ्रांस की कैपिटल आप सभी जानते हैं क्या है, पेरिस है। करेंसी की बात करें तो यूरो, CFP फ्रैंक। ठीक है, प्रेसिडेंट की बात करें तो इमैनुअल मैक्रोन, और प्राइम मिनिस्टर की बात करें जो कि अभी सितंबर में नियुक्त हुए हैं, सेबेस्टियन लेकोमो। ठीक है, एग्जाम वन लाइनर देखो बेटा आपके लिए स्पेशली। सोवरेनिटी इन पार्टनरशिप न्यू कैलेडोनिया को फ्रांस के अधीन रहते हुए अधिक ऑटोनॉमी देने का प्रस्ताव था, जिसे फ्रेंच गवर्नमेंट ने खारिज कर दिया। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 41 पर आते हैं। वेयर वॉज द वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2025 ऑर्गेनाइज्ड? वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित हुआ था बेटा रॉटरडैम नीदरलैंड्स में, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2025 का आयोजन 20 से 22 मई 2025 के दौरान रॉटरडैम नीदरलैंड्स में किया गया। भारत का प्रतिनिधित्व संतोष कुमार सारंगी, सेक्रेटरी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी MNRE ने किया था। ठीक है, ये वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट क्या है बेटा? इसके बारे में बात करें तो ये एक एनुअल ग्लोबल समिट है जिसका उद्देश्य ग्रीन हाइड्रोजन के विकास, निवेश और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना है। ठीक है, इसका ऑर्गेनाइजर्स कौन है? सस्टेनेबल एनर्जी काउंसिल और RX ग्लोबल। ठीक है, पार्टनरशिप किसके साथ है बेटा? नीदरलैंड सरकार के साथ। ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन क्या है बेटा? ग्रीन हाइड्रोजन वह हाइड्रोजन है जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे सोलर, विंड, वाटर का उपयोग करके इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया से बनाई जाती है। ठीक है, इसमें कार्बन एमिशंस नहीं होती, इसलिए यह क्लीन फ्यूल ऑफ द फ्यूचर मानी जाती है। इंडियाज की हाइलाइट्स एट द समिट। ठीक है, तो टोटल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी 223 गीगावाट यहाँ पर दर्ज की गई है। सोलर एनर्जी 108 गीगावाट, विंड एनर्जी 51 गीगावाट। भारत का नेट जीरो कार्बन टारगेट है 2070 तक। ठीक है, भारत ने समिट में ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, रिन्यूएबल एक्सपेंशन और क्लाइमेट कमिटमेंट्स को प्रमुखता से प्रस्तुत किया। एग्जाम ओरिएंटेड वन लाइनर देखो बेटा। वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2025 का आयोजन 20 से 22 मई 2025 को रॉटरडैम नीदरलैंड्स में हुआ, जहां भारत ने 223 गीगावाट रिन्यूएबल कैपेसिटी और 2070 नेट जीरो टारगेट को प्रस्तुत किया। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 42 पर आते हैं बेटा। द ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज प्रोजेक्ट एम्स टू एनहांस वाटर सिक्योरिटी बिटवीन विच टू स्टेट्स? ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज प्रोजेक्ट का उद्देश्य किन दो राज्यों के बीच जल सुरक्षा बढ़ाना है? तो ये है बेटा हमारा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ताप्ती बेसिन मेगा प्रोजेक्ट की बात करें तो ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज प्रोजेक्ट एक जॉइंट इनिशिएटिव है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच। इसका मुख्य उद्देश्य वाटर सिक्योरिटी को मजबूत करना
और ग्राउंड वाटर रिचार्ज को बढ़ावा देना है। ठीक है, यह परियोजना दुनिया की सबसे बड़ी ग्राउंड वाटर रिचार्ज प्रोजेक्ट मानी जा रही है। ठीक है, इसके कुछ की फीचर्स के बारे में बात करते हैं। इस प्रोजेक्ट की ताप्ती रिवर से 3 कैनाल्स का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, जिसका पर्पस होगा सिंचाई करना, भूजल स्तर में सुधार करना। ठीक है, इसकी टोटल कॉस्ट जो लगाई जा रही है बेटा वो है 19,244 करोड़ रुपए। ठीक है, फंडिंग पैटर्न क्या होगा, 90% फंडिंग जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आएगा और जो भी बैलेंस अमाउंट होगा वो स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से दिया जाएगा। अबाउट ताप्ती रिवर, देखो ताप्ती रिवर के बारे में बात करें तो बेटा इसका ओरिजिन पॉइंट है मुल्ताई बैतूल डिस्ट्रिक्ट जो कि है मध्य प्रदेश में। ठीक है, इसका फ्लो पाथ क्या है बेटा, ये मध्य प्रदेश से होकर महाराष्ट्र में जाती है, फिर गुजरात में। ठीक है, और फिर ये अरेबियन सी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है, 724 किलोमीटर। ठीक है, ये भारत की प्रमुख वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में से एक है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है। ये प्रोजेक्ट जो है ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है बेटा, सेंट्रल इंडिया में वाटर स्कार्सिटी की समस्या को कम करेगा। ठीक है, किसानों को बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज मिलेगी, लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट को बढ़ावा देगा। ठीक है, तो इस वजह से ये प्रोजेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एग्जाम ओरिएंटेड वन लाइनर देखते हैं बेटा, ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज प्रोजेक्ट एमपी यानी कि एमपी मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है जिसकी लागत 19,244 करोड़ रुपए है और इस जिसे दुनिया की सबसे बड़ी ग्राउंड वाटर रिचार्ज प्रोजेक्ट माना जाता है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 43 पर आते हैं बेटा, विच स्टेट्स लेजिस्लेटिव असेंबली इज सेट टू बिकम इंडियाज फर्स्ट टू रन फुल्ली ऑन सोलर पावर। किस राज्य की विधानसभा भारत की पहली पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाली विधानसभा बनेगी, तो ये है बेटा हमारा ऑप्शन डी, दिल्ली असेंबली। ठीक है, दिल्ली असेंबली। दिल्ली असेंबली टू बिकम फुल्ली सोलर पावर्ड। ठीक है, दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली भारत की पहली पूरी तरह सौर ऊर्जा सोलर पावर्ड से चलने वाली विधानसभा बनने जा रही है। इस पहल का उद्घाटन विनय कुमार सक्सेना उपराज्यपाल एलजी द्वारा की गई है। ठीक है, सोलर पावर प्लांट के बारे में थोड़ी सी डिटेल डिस्कस करते हैं। विधानसभा परिसर में 500 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट लगाया गया है। यह नया प्लांट पहले लगे 200 किलोवाट के सोलर सेटअप की जगह लेगा। नया सोलर प्लांट विधानसभा की पूरी बिजली आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम होगा। क्लियर है। फिनेंशियल एंड एनवायरमेंटल बेनिफिट्स, इससे दिल्ली सरकार को लगभग 15 लाख प्रति माह की बचत होगी। ये पहल क्लीन एनर्जी, ग्रीन गवर्नेंस और कार्बन एमिशन रिडक्शन को बढ़ावा देती है। दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशंस के बारे में कुछ डिटेल डिस्कस करते हैं। तो यहाँ के जो एलजी का नाम है लेफ्टिनेंट गवर्नर का वो है विनय कुमार सक्सेना। ठीक है, चीफ मिनिस्टर का नाम जो कि बहुत ही ज़्यादा होशियार है, ठीक है, बहुत ही पढ़ी लिखी महिला हैं। ठीक है, आईक्यू, टेम्परेचर, AQI पता नहीं क्या क्या बोलती रहती हैं। ठीक है, बिना देखे कहीं पे भी साइन कर देती हैं। कोई भाई साहब आके इनको बताता है मैडम दीदी यहाँ पर साइन कर दो, ये बिना पढ़े उस पर अंगूठा लगा देती हैं। सॉरी, साइन तो गवार लोग करते हैं। ठीक है, पढ़े लिखे लोग अंगूठा लगाते हैं। फर्जी डिग्री मिलेगी इनकी भी, टेंशन मत लो। टोटल असेंबली सीट्स की बात करें बेटा दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में, तो यहाँ पर 17 असेंबली सीट्स हैं। ठीक है, ये भारत में रिन्यूएबल एनर्जी अडॉप्शन का एक प्रमुख उदाहरण है। ठीक है, सरकारी संस्थाओं में सोलर एनर्जी यूज को बढ़ावा देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम। एग्जाम वन लाइनर के बारे में बात करते हैं बेटा, दिल्ली विधानसभा भारत की पहली पूर्णतः सौर ऊर्जा चालित विधानसभा बनेगी जहां 500 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट लगाया गया है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 44 पर आते हैं बेटा, विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड द एक देश एक धड़कन इनिशिएटिव। एक देश एक धड़कन पहल किस मंत्रालय ने शुरू करी है, तो ये शुरू करी है बेटा हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने एक देश एक धड़कन कैंपेन की शुरुआत की है। इस अभियान का उद्देश्य ऑपरेशन सिंदूर को बढ़ावा देना और नेशनल यूनिटी में पैट्रियोटिज्म को मजबूत करना है। देश के विभिन्न हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को इंडियन नेशनल फ्लैग, ट्रिकलर की इमेजेस और लाइटिंग से रोशन किया गया। इसके माध्यम से जनता में राष्ट्रीय एकता और गर्व की भावना पैदा करने का प्रयास किया गया। ठीक है, इसका लीड एजेंसी कौन है बेटा, इस अभियान को लागू करने वाली प्रमुख संस्था है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि ASI। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं बेटा। इसकी स्थापना हुई थी 1861 में। किसके द्वारा, अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है बेटा न्यू दिल्ली में। इसके डायरेक्टर जनरल की बात करें तो यदुबीर सिंह रावत, ठीक है, इसके डायरेक्टर जनरल हैं। और ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है बेटा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए वही सेम एग्जाम ओरिएंटेड वन लाइनर जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ये सारी डिटेल्स जो है ना बेटा ये संक्षिप्त करके इस वन लाइनर में है, तो इसको जरूर अपने नोट्स में बना लेना, चाहे इतना सब बनाना या नहीं बनाना। बाकी आपको PDF मिल जाएगी। ठीक है, PDF कहाँ मिलेगी ये मैं आपको बता चुका हूँ, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो।
ठीक है। और टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन करोगे? टेलीग्राम चैनल के लिए अभी मैं स्क्रीन पे आपको क्यूआर कोड दे दूंगा, ठीक है, उसको स्कैन करना और ज्वाइन कर लेना, अभी लास्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और नहीं करना तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप इस टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको हर एक प्रकार की पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी, जितनी भी क्लासेस हम यहाँ पर लेते हैं, ठीक है। तो देखो ये वन लाइनर क्या है बेटा, एक देश एक धड़कन कैंपेन को मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने ऑपरेशन सिंदूर के प्रचार हेतु शुरू किया, जिसमें एएसआई द्वारा ऐतिहासिक स्मारकों को तिरंगे की रोशनी से सजाया गया। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 45 पर आते हैं। वेयर वॉज द पुष्कर कुंभ मेला हेल्ड इन 2025? 2025 में पुष्कर कुंभ मेला कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित हुआ था बेटा ऑप्शन सी, माना उत्तराखंड में, ठीक है, माना उत्तराखंड में। पुष्कर कुंभ मेला 2025 का उद्घाटन पुष्कर सिंह धामी यानी कि चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड के द्वारा किया गया, ठीक है। 15 मई 2025 को केशव प्रयाग में किया गया था। ये आयोजन माना विलेज के पास बद्रीनाथ के निकट हुआ और 25 मई 2025 तक चला। क्लियर है? धार्मिक एवं ज्योतिषीय महत्व इसका क्या है बेटा? पुष्कर कुंभ मेला हर 12 वर्ष में आयोजित होता है। यह मेला उस समय लगता है जब जुपिटर यानी कि बृहस्पति जेमिनाई मिथुन राशि में प्रवेश करता है, ठीक है। इसका ऐतिहासिक और धार्मिक मान्यता क्या है बेटा? मान्यता है कि यही वह स्थान है जहां वेदव्यास ने महाभारत की रचना की थी, ठीक है। केशव प्रयाग का महत्व क्या है बेटा? केशव प्रयाग वह पवित्र संगम स्थल है जहां अलकनंदा नदी और सरस्वती नदियां मिलती हैं। क्लियर है? एग्जाम ओरिएंटेड वन लाइनर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है बहुत। पुष्कर कुंभ मेला 2025 का आयोजन 15 से 25 मई के बीच केशव प्रयाग उत्तराखंड में हुआ, ठीक है, जहां अलकनंदा और सरस्वती नदियों का संगम होता है। क्लियर है? चलो आगे आते हैं बेटा अपने क्वेश्चन नंबर 46 पे। विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड द सागर में सम्मान इनिशिएटिव? सागर में सम्मान पहल किस मंत्रालय ने लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की है बेटा मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, ठीक है। ऑप्शन सी जो है वो होगा हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलो इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल डिस्कस करते हैं। सागर में सम्मान इनिशिएटिव यूनियन मिनिस्टर सर्बानंदा सोनोवाल ने मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 के अंतर्गत सागर में सम्मान इनिशिएटिव की शुरुआत की। इसका उद्देश्य मैरीटाइम सेक्टर में वुमेन पार्टिसिपेशन को बढ़ाना है, ठीक है। इसकी लॉन्च डिटेल्स की बात करें तो ये 18 मई को लॉन्च हुआ, ठीक है। ये किस अवसर पे लॉन्च हुआ? इंटरनेशनल डे फॉर वुमेन इन मैरीटाइम, ठीक है। इसका थीम क्या था बेटा 2025 का? एन ओशियन ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन, ठीक है। इस इनिशिएटिव के कुछ मुख्य बिंदु हैं जिसको यहाँ पर डिस्कस करते हैं। महिलाओं के लिए स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे, इसमें फिनेंशियल असिस्टेंस भी उपलब्ध कराई जाएगी, पॉलिसी रिफॉर्म्स के माध्यम से जेंडर इक्वालिटी को भी बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य है बेटा वर्ष 2047 तक भारत को एक ग्लोबल मैरीटाइम हब बनाना, ठीक है। एग्जाम ओरिएंटेड वन लाइनर पे आते हैं बेटा। सागर में सम्मान इनिशिएटिव को 18 मई 2025 को सर्बानंदा सोनोवाल द्वारा मैरीटाइम सेक्टर में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए लॉन्च किया गया। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 47 देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 47 है हमारा, पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड अ न्यू टर्मिनल एट जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड इन विच स्टेट? पीएम नरेंद्र मोदी ने जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नया टर्मिनल उद्घाटन किया है, जो किस राज्य में स्थित है? हमसे ये पूछा गया है। तो ये है बेटा हमारा बिहार में, ठीक है। आइए ना कभी हमारा बिहार में, ठीक है। तो बिहार में इसका उद्घाटन हुआ है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट पटना बिहार में नए टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन किया। इस नए टर्मिनल का निर्माण लगभग 1200 करोड़ की लागत से किया गया है। इसका निर्माण एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा किया गया है। नए टर्मिनल की विशेषताएं क्या है बेटा? यात्रियों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए आधुनिक सुविधाएं विकसित की गई हैं। इससे एयर कनेक्टिविटी, पैसेंजर कैपेसिटी और रीजनल डेवलपमेंट को भी बढ़ावा मिलेगा। अबाउट एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एएआई के बारे में अगर थोड़ी सी बात करें तो इसको स्टैब्लिश किया गया था बेटा 1 अप्रैल 1995 को, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में, ठीक है। ये काम करता है भारत में इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स का संचालन व विकास, ठीक है, ये इसका मुख्य काम है। टोटल एयरपोर्ट्स मैनेज्ड बाय इट 125 प्लस, ठीक है। इसके द्वारा जो एयरपोर्ट्स मैनेज किए जाते हैं उनकी संख्या है 125 प्लस। एग्जाम ओरिएंटेड वन लाइनर देखो, पीएम नरेंद्र मोदी ने पटना स्थित जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 1200 करोड़ की लागत से बने नए टर्मिनल का उद्घाटन किया, जिसका निर्माण डबल एआई ने किया है, ठीक है। डबल एआई क्या है? हमारा एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 48 पर आते हैं बेटा। इंडियाज फर्स्ट इंटर स्टेट चीता कंजर्वेशन कॉरिडोर विल बी एस्टैब्लिश्ड बिटवीन विच टू स्टेट्स? भारत का पहला अंतरराज्यीय चीता संरक्षण कॉरिडोर किन दो राज्यों के बीच बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा बेटा हमारा मध्य प्रदेश और राजस्थान, ठीक है। ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा।
भारत का पहला इंटरस्टेट चीता कंजर्वेशन कॉरिडोर मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच विकसित किया जा रहा है। ये कॉरिडोर लगभग 17,000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैला होगा। इसके माध्यम से पालपुर कूनो नेशनल पार्क और गांधी सागर सेंचुरी जो कि मध्य प्रदेश में है, इसको मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व जो कि राजस्थान में है, उससे जोड़ेगा। ठीक है। जुड़े हुए प्रोजेक्टेड एरियाज कौन कौन से हैं? कूनो नेशनल पार्क जिसकी स्थापना कब हुई थी बेटा? 1981 में। और इसका लोकेशन क्या है? शिवपुर डिस्ट्रिक्ट और मोरेना डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, जो कि स्थित है मध्य प्रदेश में। इसका टोटल एरिया है बेटा 748.76 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है। गांधी सागर सेंचुरी की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1974 में। ठीक है। इसका लोकेशन है बेटा मंदसौर और नीमुच डिस्ट्रिक्ट जो कि है मध्य प्रदेश में। और ये कितने एरिया में फैला हुआ है? 368.62 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में। ठीक है। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये लोकेशन है बेटा इसका कोटा। ठीक है। कोटा के पास राजस्थान में है। ठीक है। टाइगर रिजर्व घोषित ये कब हुआ था? 2013 में। क्लियर है। प्रोजेक्ट चीता से संबंधित जानकारी देखो यहाँ पर दी गई है। तो भारत में चीता को वर्ष 1952 में एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया गया था। प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत 2022 में चीता के पुनः बसाव री इंट्रोडक्शन के लिए की गई। इसके अंतर्गत 8 चीता को नमीबिया से, 12 चीता को साउथ अफ्रीका से कूनो नेशनल पार्क में लाया गया था। एग्जाम ओरिएंटेड वन लाइनर, ठीक है, ये आप लोगों का फेवरेट होना चाहिए, मेरा तो है। भारत का पहला इंटरस्टेट चीता कंजर्वेशन कॉरिडोर मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच विकसित किया जा रहा है, जो कूनो गांधी सागर मध्य प्रदेश को मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व जो कि स्थित है कहाँ? राजस्थान में है। ठीक है, उससे जोड़ेगा। क्लियर है। चलो आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 49 पे। सांगरी विच रिसीव्ड द जीआई टैग इन मई 2025 इज एसोसिएटेड विद विच इंडियन स्टेट? मई 2025 में जीआई टैग प्राप्त करने वाली सांगरी किस भारतीय राज्य से जुड़ी है? तो ये जुड़ी है बेटा हमारी ऑप्शन बी, राजस्थान से। ठीक है। सांगरी जो खेजरी ट्री की हरी फलियां होती हैं और राजस्थानी क्विजीन का एक प्रमुख हिस्सा है, उन्हें मई 2025 में जीआई जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्रदान किया गया है। ठीक है। खेजरी ट्री को राजस्थान का स्टेट ट्री भी माना जाता है। ठीक है। सांगरी का उपयोग विशेष रूप से कैर सांगरी सब्जी जैसी पारंपरिक व्यंजनों में किया जाता है। कभी राजस्थान जाएंगे तो इसको जरूर ट्राई करेंगे। ठीक है। अदर रिसेंट जीआई टैग्स के बारे में बात करें तो कुंभकोनम बीटल लीफ जो कि है थंजावुर से। ठीक है। टोवल्लई फ्लावर गार्लैंड जो कि है कन्याकुमारी में। ठीक है। सौदागरी ब्लॉक प्रिंट जो कि है जमालपुर गुजरात में। इसके बारे में हमने बहुत ही अच्छे में डिटेल एनालिसिस किया था पुरानी वीडियोस में। ठीक है। एग्जाम ओरिएंटेड वन लाइनर देखो बेटा, राजस्थान की पारंपरिक खाद्य सामग्री सांगरी को मई 2025 में जीआई टैग प्रदान किया गया। ठीक है। जबकि खेजरी ट्री राजस्थान का स्टेट ट्री है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 50 पर आ जाते हैं बेटा। हाफ सेंचुरी विच स्टेट हैज लॉन्च्ड द ज्योति स्कीम टू एजुकेट माइग्रेंट चिल्ड्रन? प्रवासी बच्चों की शिक्षा के लिए ज्योति योजना किस राज्य ने शुरू की है? देखो इसका जवाब ना आप बहुत आसानी से दे सकते हो। जितने भी ये त वाले शब्द होते हैं जिसके बाद टी एच लिखा होता है लेकिन प्रोनाउंस होता है त से। ठीक है। जैसे ज्योति, लेकिन स्पेलिंग में क्या है? होना चाहिए था हम दिल्ली वालों के अकॉर्डिंग या किसी भी भाषा के अकॉर्डिंग ज्योति GYOTI, है ना। लेकिन जब भी इसके बाद में TH लिख जाए तो समझ जाओ कि ये साउथ इंडिया से रिलेटेड है। लेकिन अब फंसोगे यहाँ पे भी बेटा, चारों स्टेट यहाँ पर कौन से दे रखे हैं? साउथ इंडियन स्टेट्स हैं। ठीक है। तो फटाफट से बताओ यहाँ पर आंसर क्या लगाओगे? तो हम यहाँ पर लगाएंगे आंसर सी। ठीक है। ऑप्शन सी केरला। क्लियर है। ऑप्शन सी केरला। केरला सीएम पिनरई विजयन ने 7 मई 2025 को तिरुवनंतपुरम में ज्योति स्कीम का आधिकारिक शुभारंभ किया। इस स्कीम का उद्देश्य माइग्रेंट लेबरर्स चिल्ड्रंस की एजुकेशन और सोशल इंटीग्रेशन को मजबूत करना है। ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ज्योति स्कीम, ठीक है, इसके जो उद्देश्य हैं, इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या है? 3 से 6 साल के जो बच्चे हैं, ठीक है, उनको आंगनवाड़ी में एनरोल करना। ठीक है। 6 साल और उससे अधिक उम्र के बच्चों को पब्लिक स्कूल्स में दाखिला दिलाना। माइग्रेंट फैमिलीज को कल्चरल और एजुकेशनल सपोर्ट प्रदान करना। बच्चों के लिए बेसिक हेल्थ केयर और वेलनेस सर्विसेज उपलब्ध कराना। क्लियर है। केरला के बारे में यहाँ पर थोड़े से डिटेल्स डिस्कस करते हैं बेटा। हाईएस्ट लिटरेसी रेट यहाँ पर है। ठीक है। 96.2% जो कि 2018 NSO सर्वे के तहत है। ठीक है। हाईएस्ट सेक्स रेशो अगर बात करें तो वो भी यहीं पर है, 1084 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। ठीक है। यानी कि 1000 पुरुषों के ऊपर यहाँ पर 1084 महिलाएं हैं। ठीक है। कैपिटल है इस स्टेट का तिरुवनंतपुरम। यहाँ के गवर्नर का नाम है राजेंद्र अर्लेकर। ठीक है। चीफ मिनिस्टर का नाम है पिनरई विजयन। ठीक है। असेंबली सीट्स की बात करें तो यहाँ पे कुल
140 सीट्स हैं, राज्यसभा सीट्स हैं 9, लोकसभा सीट्स हैं 20। ठीक है। एग्जाम ओरिएंटेड वन लाइनर की बात करें बेटा, तो केरला सरकार ने 7 मई 2025 को ज्योति स्कीम लॉन्च की, जिसका उद्देश्य माइग्रेंट लेबरर्स के बच्चों को आंगनवाड़ी और पब्लिक स्कूल से जोड़कर शिक्षा, स्वास्थ्य और सोशल इंटीग्रेशन को बढ़ावा देना है। क्लियर है? तो यहाँ पर बेटा हमारे खत्म हो गए 50 क्वेश्चंस। अब आप लोग बहुत ज़्यादा बोर ना हो जाएं, तो इसीलिए इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करेंगे और आगे के जो 50 क्वेश्चंस है उसको बहुत ही जल्द यानी कि 1 या 2 दिन के अंदर हम दोबारा से डालेंगे, और जो आगे के 50 क्वेश्चंस होंगे उनका पोस्टमार्टम हम यहाँ पर निकालेंगे। ठीक है। तब तक आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, इसको स्कैन कर लो। ठीक है। नहीं करना तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पर लिंक को क्लिक करो। ठीक है। और सीधा आप टेलीग्राम चैनल पे जंप करोगे, उसे ज्वाइन करो, वहाँ पे ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। ठीक है। ऐसा बेहतरीन कंटेंट बेटा आपको कहीं और नहीं मिलने वाला है। साथ ही साथ हम पीडीएफ जो अपलोड कराएंगे आपको, ठीक है, बहुत ही बढ़िया पीडीएफ है। आप लोगों को नोट्स अगर नहीं भी बनाने हैं तो ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। ठीक है। तो मिलते हैं फिर हम अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।